हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। अयान बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड के एक नया अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, और आगे की कहानी जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। हर्ष ने अपना सिर नीचे किया और अचानक गायब हो गया। इसके तुरंत बाद वह नकुल के पीछे प्रकट हुआ और जल्दी से अपने दाहिने हाथ से अपनी तलवार खींच ली। छी! हवा के फटने की आवाज गूंजी और नकुल सीधे जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसकी पीठ पर हड्डी जितना गहरा तलवार का घाव हो गया। जेम्स दंग रह गया। उसने अपनी तलवार इतनी तेजी से खींची, लेकिन वह उतनी ही तेजी से आगे भी बढ़ा। क्विकसेंड। जैसे ही हर्ष जमीन पर उतरने और नकुल पर एक और घातक प्रहार करने वाला था, नकुल ने अपने चेहरे पर असामान्य रूप से ठंडी मुस्कान के साथ अपना सिर उठाया। उन्होंने क्विकसेंड शब्द चिल्लाया, जिससे सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह सभी की उम्मीदों से बढ़कर था। यह युआन क्यूई उतार चढ़ाव है। अयान ने तुरंत विसंगति देखी। अभी जब नकुल हवा में था तो उसने वास्तव में एक अदृश्य युआन क्यूई हवा में छोड़ दिया था। जब हर्ष ने नकुल पर वार किया और पुनः आक्रमण करने वाला था, तो हवा में अदृश्य युआन क्यूई मूसलाधार बारिश की तरह बरस पड़ी। हर्ष के पूरे शरीर पर छलक गया। इसके तुरंत बाद हर्ष को जमीन पर फेंक दिया गया, जैसे कि उसे अतुलनीय रूप से चिपचिपे घोल की एक बाल्टी के साथ फेंक दिया गया हो। इस प्रकार का युआन क्यू अत्यंत चिपचिपा था और इसकी आश्चर्यजनक चिपचिपाहट के कारण हर्ष की गति बहुत धीमी हो गई। खासकर जब उसके पैर जमीन पर पड़े तो चिपचिपा युआन क्यू वास्तव में अखाड़े के फर्श से चिपक गया। इससे हर्ष का पैर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। हे भगवान! जैक ने आश्चर्य से कहा, यह कैसी अतिशयोक्तिपूर्ण तकनीक है। अरे! नकुल अपनी पीठ के पीछे तीव्र दर्द को सहन करते हुए खड़ा हो गया। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और कहा, हर्ष, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपनी तलवार से वार किया और चारों लंबी तलवारें एक साथ हर्ष की ओर चलीं। हर्ष ने अपना शरीर हिलाया और हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे और शरीर पर चिपचिपाहट के कारण उसकी गति 2/3 तक धीमी हो गई। यदि एक स्पीड टाइप स्वॉर्ड दाव मार्शल कलाकार अपनी 2/3 गति खो दे तो यह एक विनाशकारी झटका होगा। ये बुरा है। महेंद्र का दिल बैठ गया। इसी समय हर्ष के शरीर से अचानक एक तेज प्रकाश फूट पड़ा। ये तलवार संप्रदाय का जियानटियन डिपक क्यूई था। जियानटियन एस्ट्रल क्यूई में अतुलनीय रूप से तीव्र विशेषता थी। जिस क्षण जियानटियन एस्ट्रल क्यूई फट गई, हर्ष के पूरे शरीर में मौजूद चिपचिपा युआन क्यूई टुकड़ों में कट गया। चारों तलवारें भी शुद्ध जियानटियन एस्ट्रल क्यूई द्वारा उड़ा दी गईं। नकुल के शरीर के अगले हिस्से पर समझदार जियानटियन डिपक क्यू से संघनित तलवार क्यू ने लगातार 4 तलवार के घाव काट दिए थे। अचानक खून की धुंध फैल गई। वह नकुल गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वह जोर से हंसा, मुझे तुम्हारी इस हरकत की पहले से ही उम्मीद थी। युआन क्यूई में बहुत अधिक उतार चढ़ाव। अयान की आंखों में बिजली सी चमक उठी। यह अभी भी एक योजना थी। नकुल ने जानबूझकर समय रोका। इस समय आकाश पहले से ही चिपचिपे युआन क्यूई उतार चढ़ाव से भर गया था। इस समय नकुल ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाया, क्विकसेंड वर्ल्ड। उसके हाथ अचानक नीचे की ओर उठे और भारी मात्रा में युआन क्यूई आसमान से नीचे उतरी। खिलखिलाहट की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं, जो पूरे मैदान में फैल रही थीं और हर्ष के पूरे शरीर को भिगो रही थीं। चिपचिपा युआन क्यूई अखाड़े की पूरी सतह पर चिपका हुआ था, लेकिन पकने के दौरान ये हिल रहा था और हिल रहा था। हर्ष ने एक बार फिर जियानटियन एस्ट्रल क्यूई जारी किया। तेज युआन क्यूई ने उसके शरीर के चारों ओर चिपचिपे युआन क्यूई को लगातार सैकड़ों बार काटा। लगभग 100 दोषों को काट दिया गया है। हालांकि परेशानी ये थी कि अखाड़ा चिपचिपे युआन क्यूई से ढका हुआ था। जहां भी वह काटता, वहां एक नया चिपचिपा युआन क्यूई भर जाता। हर्ष ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जब उसने अपना दाहिना पैर उठाया तो चिपचिपा युआन क्यू उसके दाहिने पैर से जुड़ गया और युआन क्यू मैदान की सतह पर आ गया। युआन क्यूई को एक लंबे टेंडन आकार में खींचा गया था। जब टेंडन को ऊपर खींच लिया गया तो खिंचाव बल अपनी सीमा तक पहुंच गया और हर्ष के दाहिने पैर को पीछे खींच लिया। यह क्या बदतमीजी है। जेम्स की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। चलो। नकुल ने तलवार को अपने हाथ में घुमाया और युआन क्यूई का एक मोटा धागा तुरंत हर्ष की तलवार से चिपक गया। इसके बाद नकुल ने तलवार वापस खींच ली और युआन क्यू ने हर्ष की तलवार छीन ली। मेरी तलवार खाओ। नकुल जोर से हंसे और अपने दाहिने हाथ में तलवार उठा ली। इसके तुरंत बाद 4 लंबी तलवारें तेजी से वापस लौट आईं। खनकती 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 आवाज मुख्य तलवार से टकराए और पुनः एक विशाल तलवार में तब्दील हो गई। इसके तुरंत बाद विशाल तलवार आकाश से उतरी। 12 संयुक्त परीक्षाओं का विजेता मेरा है। कोई भी मेरा विरोधी नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे नकुल ने अंतिम विजय देख ली है और वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था।
लेकिन इस समय हर्ष ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके तुरंत बाद उसके शरीर से चिपकी युआन क्यूई तेजी से गिरने लगी। ऐसा लग रहा था कि युआन क्यू को किसी अदृश्य तलवार के ब्लेड से काट दिया गया था, लेकिन सभी ने अपनी नंगी आंखों से देखा कि हर्ष के हाथ में तलवार भी नहीं थी। जहां तक जियानतियान डिपक क्यूई का प्रश्न है, तो इसमें केवल एक तीक्ष्ण विशेषता थी, लेकिन यह ऐसा करने में असमर्थ था। तलवार का इरादा। जेम्स के उत्तेजित माथे की नसें उभर आईं। ये तलवार की नीयत है। उस हर्ष ने वास्तव में तलवार चलाने की नीयत विकसित कर ली थी। तलवार की मंशा एक बहुत ही अमूर्त अवधारणा थी। ऐसा कहा जाता था कि इस चीज का साधना क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह तलवार दाव विशेषज्ञों के दिलों से संबंधित था। तलवार की मंशा, इसे ये भी कहा जा सकता है, हृदय की मंशा तलवार बन जाना। नकुल भी चौंक गया, लेकिन फिर वह जोर से हंसने लगा। तो क्या हुआ? तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, तुम मुझे केवल तलवार के बल पर नहीं रोक सकते। नकुल के हाथ में मौजूद विशाल तलवार ने पहले से ही ताओ ताओ की युआन क्यूई उठा ली थी और हर्ष के सिर की ओर वार किया। वह एक क्षण में ही हर्ष को 2 टुकड़ों में विभाजित कर सकता था। जहां तक तलवार की मंशा का सवाल है, ये तो बस एक प्रभावशाली आभा थी। ऐसा लगता है जैसे आप किसी सर्वोच्च विशेषज्ञ के सामने खड़े हैं। वह विशेषज्ञ आप पर हमला तो नहीं करता, लेकिन आप अपने चेहरे पर तेज चुभन वाला दर्द महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपके चेहरे पर हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवा चल रही हो। हालांकि इस तरह की चीज दुर्लभ और कीमती थी, लेकिन इसे अपने पंखों में पंख जोड़ने वाले बाघ की तरह अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए हथियार के हमले के साथ होना पड़ता था। मरना। नकुल की युआन क्यूई भड़क उठी। झनकार। अचानक विशाल तलवार रुक गई और आगे नीचे जाने में असमर्थ हो गई। सभी ने जल्दी से इधर उधर देखा और ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। अपने शरीर पर चिपचिपे युआन क्यूई को काटने के इरादे से अपनी तलवार का उपयोग करने के बाद हर्ष ने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा लिया। उसने तीखी तलवार को रोकने के लिए वास्तव में अपनी तर्जनी अंगुली का प्रयोग किया। ये कैसे संभव है? हर्ष क्रोधित हो गया और उसने बड़ी मुश्किल से उस विशाल तलवार को दबा दिया। हालांकि जब विशाल तलवार की तीखी धार हर्ष की उंगली में लगी, तो वास्तव में उससे चिंगारी निकली। किसने कहा कि बिना हथियारों के आप लोगों को नहीं मार सकते? हर्ष ने उदासीनता से कहा। उसने अपना बायां हाथ झुकाकर बलपूर्वक विशाल तलवार को अलग किया और फिर उसकी दाहिनी तर्जनी उंगली अचानक नीचे से ऊपर उछल गई। एक तेज तलवार की रोशनी ने तुरंत नकुल को 2 टुकड़ों में काट दिया। शव का वह भाग अतुलनीय रूप से चिकना था और पूरे 2 सेकंड के बाद ही उसके अंग और रक्त बाहर निकल आए। हर्ष ने अपना उठा हुआ दाहिना हाथ नीचे की ओर घुमाया और चीख ध्वनि के साथ अखाड़े से आधा मीटर लंबा चाप के आकार का तलवार का निशान कटकर बाहर आ गया। इस शानदार मैच को देखकर दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। सूर्य चंद्र संप्रदाय बहुत शक्तिशाली था। आह आह आह! जेम्स उत्साह से चिल्लाया। आइडल हर्ष, तुम मेरे आदर्श हो। तुमने वास्तव में अपने शरीर को तलवार बना लिया है। तलवार दाव का एक सच्चा विशेषज्ञ सिर से पैर तक तलवार हो सकता है। उसके बाल तलवार थे और उसकी उंगलियां तलवारें थीं। यहां तक कि उसके कपड़ों का भी तलवार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। अयान खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं सका। जैसे ही रेफरी ने हर्ष की जीत की घोषणा की, वह मैदान से बाहर चले गए और सहजता से अपना हाथ हिलाया। अखाड़े पर गिरी तलवार अचानक कंपन करने लगी। फिर वह एक फुफकार के साथ जमीन से उड़ा और सीधे हर्ष की गोद में आ गिरा। अयान ने ईमानदारी से प्रशंसा करते हुए कहा, आपको पूरे दिन इस तलवार को संजोकर तो रखना चाहिए न। इसके बजाय तुम्हें लगातार तलवार की भावना, तलवार की इच्छा को समझना चाहिए। यह उन छोटे जानवरों के समान था जो दिन भर मंदिर के बाहर छिपे रहते थे और भिक्षुओं द्वारा शास्त्रों का पाठ सुनते थे। लंबे समय के बाद उनके शरीर भी कुछ बौद्ध प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा से रंगे होंगे। हर्ष ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अयान की ओर देखा। आप इसे देखने वाले पहले व्यक्ति थे। अयान ने सिर हिलाया। यह मौन हर्ष एक निर्दयी चरित्र था। चल दर, अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली है। आध्या लड़ने जा रही है। सभी लोग एक साथ चले और 5वें चरण की ओर बढ़े। शक्ति ऊर्जा संप्रदाय का विरोधी आद्या, जो मूल क्षेत्र के 3रे स्तर पर था, वास्तव में नाग संप्रदाय का शिष्य था। ये फ्लोसेंट संप्रदाय का शिष्य नकुल से थोड़ा हीन था और मूल रिटर्न के 4थे स्तर पर था। उन्होंने पहले ही वरिष्ठ भाई नकुल का मैच देख लिया था, इसलिए वे सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यों से बहुत डर गए और तुरंत क्विकसेंट दुनिया को छोड़ दिया। हालांकि ये स्पष्ट था कि न केवल उनकी साधना नकुल से पीछे थी, बल्कि उनकी युद्ध कौशल प्रवीणता भी नकुल से थोड़ी कम थी। नकुल की क्विकसेंट दुनिया ने पूरे क्षेत्र को कवर किया, और हालांकि इस प्रतियोगी की क्विकसेंट दुनिया भी क्षेत्र से असंतुष्ट थी, उसकी युआन क्यूई का घनत्व और मोटाई बहुत कमजोर थी। उसके बाद युआन क्यू आद्या से चिपक गई। आद्या कुछ हद तक चलने में भी सक्षम हो गई। अगर यह नकुल होता तो शायद आद्या अपना पैर भी नहीं उठा पाती। जैक ने कहा। हाँ, हर्ष ने सिर हिलाया और कहा, चिपचिपाहट तो बहुत ज्यादा है।
इसके अलावा हर्ष ने एक पल के लिए सोचा और कहा, वह आध्या से मिला। वह तो शत्रु बनने के लिए ही पैदा हुआ था। आपका क्या मतलब है? जैक ने उत्सुकता से पूछा। उनमें से किसी ने भी आध्या को पूरी ताकत से हमला करते नहीं देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि हर्ष ने उसे पहले देखा हो? क्या ये हो सकता है कि शक्ति ऊर्जा संप्रदाय की मार्शल आर्ट का उपयोग स्वाभाविक रूप से नाग संप्रदाय की मार्शल आर्ट को नियंत्रित करने के लिए किया गया था? हाँ, तुम्हारे पास हर्ष जैसा तेज ब्लेड नहीं है। मैं देखूंगा कि आप इससे कैसे निपटते हैं। नाग संप्रदाय के शिष्यों ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, आज मैं एक सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्य का सिर काटूंगा और उस अद्वितीय सम्मान का आनंद लूंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, शिष्य ने अपने हाथ में हथौड़ा पकड़ लिया और तुरंत आध्या की ओर दौड़ा। आध्या ने अपने शरीर को घुमाया और महसूस किया कि उसकी लचीलापन बहुत कम हो गया है। वह आगे बढ़ना बंद कर दिया और अपनी उंगली उठा दी। इसके तुरंत बाद उसकी उंगली पर प्रकाश का एक छल्ला दिखाई दिया। पहली नज़र में यह एक चमकती हुई अंगूठी की तरह लग रही थी, लेकिन फिर अंगूठी उड़ गई, धीरे धीरे फैलती हुई एक चमकते हुए कंगन जैसी दिखने लगी। जब नाग संप्रदाय का अनुयायी आगे बढ़ा तो यह प्रभामंडल अचानक विस्तृत हो गया। उसने तुरंत ही 2 मीटर का व्यास प्राप्त कर लिया और तेजी से नीचे उतरकर नाग संप्रदाय के अनुयायियों को अंदर फंसा लिया। इसके बाद प्रभामंडल सिकुड़ गया। इस प्रभामंडल ने वास्तव में नाग संप्रदाय के अनुयायी के ऊपरी शरीर को घेर लिया तथा उसकी भुजाओं और छाती को एक साथ बांध दिया। यह क्या है? नाग संप्रदाय के अनुयायी को बहुत धक्का लगा। वह अपनी भुजाओं को हिलाने में असमर्थ था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी युआन क्यूई का उपयोग करके हथौड़े को पकड़ लिया और उसे आध्या की ओर फेंक दिया। आध्या ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली हिलाई और एक और प्रभामंडल उड़ गया। इस बार प्रभामंडल के विस्तार के बाद इसने वॉरहैमर का चक्कर लगाया। तभी प्रभामंडल अचानक नीचे गिर गया और वॉरहैमर को जमीन पर पटक दिया। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि प्रभामंडल के नीचे अचानक एक अंतराल आ गया। यह अंतर एक कील के समान था। अंतराल के दोनों किनारों को अखाड़े की सतह पर कीलों से ठोंक दिया गया था और युद्ध हथौड़ा को जमीन पर रख दिया गया था। आध्या मुस्कुराई और बोली, क्या आपके पास कोई नया तरीका है? यदि नहीं, तो मैं वापस लड़ूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली हिलाई और एक और प्रभामंडल उड़कर नाग संप्रदाय के शिष्य पर आ गिरा। उसके चारों ओर पहले से ही एक प्रभामंडल था। दूसरा प्रभामंडल जोड़ने के बाद ऐसा लगा जैसे वह 2 गोलाकार मांसपेशियों से ढका हुआ हो। उसकी सिकुड़न अचानक थोड़ी बढ़ गई। आध्या ने अपना हाथ हिलाया और प्रभामंडलों की एक श्रृंखला उड़ गई। नाग संप्रदाय के अनुयायियों पर प्रभामंडल का प्रत्येक अतिरिक्त सेट उनकी संकुचनशीलता को एक बिंदु तक बढ़ा देगा। जब उसका शरीर 5 प्रभामंडलों से ढक गया, तो उन 5 प्रभामंडलों की सिकुड़न उसके शरीर को उसके मांस में दबाने वाली थी। आह! नागपंथी शिष्य दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसकी छाती में भयानक शक्ति लिपटी हुई थी, इसलिए वह जोर से चिल्ला नहीं सका। आध्या की पतली तर्जनी उंगली धीरे से हिली और एक छोटा सा प्रभामंडल उसकी तर्जनी के चारों ओर तेजी से घूमने लगा। आध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि यह छठा प्रभामंडल लगाया गया, तो आपका शरीर 2 हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। क्या आप आत्मसमर्पण नहीं करने जा रहे हैं? नाग संप्रदाय के अनुयायी का चेहरा गला घोंटने से बैंगनी हो गया। उन्होंने जल्दी से कहा, मैं हार स्वीकार करता हूं, मैं हार स्वीकार करता हूं। ये अयान ने सभी की ओर एक नज़र डाली और एक स्वर में कहा, क्या ये कदम बहुत डरावना नहीं है? सभी दर्शक अचंभित रह गए। सूर्य चंद्र संप्रदाय का शक्ति ऊर्जा संप्रदाय युआन क्यूई के साथ शुद्धता के इस स्तर तक खेलने में सक्षम रहा है। शीर्ष 100 उन्नति टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद सभी लोग जश्न मनाने के लिए सूर्य चंद्र संप्रदाय में लौट आए। सबसे पहले सभी ने आशीष और जेम्स को उनकी उन्नति पर बधाई दी। अगले दिनों में वे सह शिष्य बन गए। आशीष ने अपना गिलास उठाया और कहा, उस समय अयान सन मून सेक्ट में प्रवेश करने में सक्षम था, जिससे जेम्स और मुझे बहुत ईर्ष्या हुई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब हमारे पास ये योग्यता भी होगी। भविष्य में मैं आशा करता हूं कि साथी शिष्य एक दूसरे का ध्यान रख सकेंगे। जेम्स भी खड़ा हुआ और आशीष के साथ अपना गिलास उठाते हुए बोला, भाई आशीष और मैं सभी के लिए टोस्ट का प्रस्ताव रखते हैं। सब लोग खड़े होकर एक साथ शराब पीने लगे। तब महेंद्र ने कहा, चूंकि तुम दोनों अयान के अच्छे दोस्त हो, तो अब से हम भाई रहेंगे। आना, पुनः शुभकामनाएं। सभी ने अपने गिलास उठाए और फिर से एक साथ पीने लगे। उन्हें लग रहा था कि वे बहुत खुशी से पी रहे हैं। लेकिन अलीशा अयान को बगल से देख रही थी। उसने उत्सुकता से पूछा, अयान, अपने चेहरे के भाव तो देखो। कुछ गड़बड़ है क्या? अयान का मूड अच्छा नहीं था और वह अपना सिर नीचे झुकाए हुए था, जैसे वह चुपचाप कुछ सोच रहा हो। अलीशा की बातें सुनकर सभी ने अयान की ओर देखा। अयान ने कुछ देर सोचा और अंततः अपना मन बना लिया। उसने अपने दोस्तों पर भरोसा करने का फैसला किया और कहा, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें बताना सही होगा। तो ये बात है क्या? अयान की बातें सुनकर सभी चौंक गए। जैक ने गुस्से से कहा, स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय। अयान, क्या सचमुच स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के लोग संयुक्त परीक्षा के लिए हमारे 12 संप्रदायों में घुस आए थे?
अयान के चेहरे पर गंभीरता थी और उसने कहा, फिलहाल तो ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये 5 लोग कौन हैं। कितना साहस। महेंद्र ने मेज पर थपथपाया, अपने शराब के प्याले और सब्जियों को इस हद तक हिलाया कि बर्तन भी उछल पड़े। उन्होंने कहा, फीनिक्स महाद्वीप के लोगों ने वास्तव में हमारे ड्रैगन महाद्वीप की संयुक्त परीक्षा में घुसपैठ करने का साहस किया। स्पष्टतः वे हमें अपनी नजरों में नहीं रखते। अलीशा और अन्य सभी के चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव थे। अयान द्वारा इस बात की घोषणा करने के बाद सभी का लड़ने का जज्बा अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया। क्या किसी ने उसे घर के दरवाजे तक धमका कर लाया था? ये भी खूब रही। यदि हम उन्हें देखने के लिए कुछ रंग नहीं देंगे तो सूर्य चंद्र संप्रदाय का चेहरा कहाँ है? अयान ने भारी स्वर में कहा, मैंने यह बात इसलिए कही ताकि सभी लोग पहले से मानसिक रूप से तैयार रहें। रंगीन चंद्रमा संप्रदाय ने इस बार पूरी जांच की होगी। मुझे उम्मीद है कि हर कोई बिना तैयारी के लड़ाई नहीं लड़ेगा। अलीशा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपने जो कहा उसके अनुसार काले कपड़े वाला आदमी और सफ़ेद कपड़े वाला आदमी एक दूसरे को समझते नहीं दिखते। यदि ऐसा है तो बहुत संभव है कि काले कपड़े पहने 5 व्यक्ति रंगीन चंद्रमा संप्रदाय से हों जबकि सफ़ेद कपड़े वाला व्यक्ति काला बादल संप्रदाय से हो। दूसरे शब्दों में, हमें केवल स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय की मार्शल तकनीकों की विशेषताओं को समझने की आवश्यकता है। मैं भी यही सोचता हूँ। अयान ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन समस्या यह है कि मैंने शीर्ष 100 में शामिल लगभग हर एक खिलाड़ी को देखा है, लेकिन उनमें से एक भी स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय की मार्शल तकनीकों का उपयोग नहीं करता है। रंगीन चंद्रमा संप्रदाय में कुल 16 साधना पद्धतियां हैं। अयान का परिचय सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। आशीष को आश्चर्य हुआ, क्या भव्य सूर्य चंद्र संप्रदाय में केवल 5 शक्तिशाली साधना पद्धतियां ही नहीं हैं? वास्तव में रंगीन चंद्रमा संप्रदाय में 16 लोग हैं। हाँ, यही रंगीन चंद्रमा संप्रदाय की शक्ति निहित है। अयान ने सिर हिलाया और कहा, मैं इन 16 साधना विधियों की विशेषताओं को सभी को समझाऊंगा। संक्षेप में, मुझे आशा है कि हर कोई अपनी शक्ति के अनुसार ऐसा कर सकेगा। यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उन पर दबाव भी मत बनाइए। वे अब हमें अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस रात लगभग कोई भी नहीं सोया। वे सभी जोश से उबल रहे थे और अपनी मुट्ठियां रगड़ रहे थे तथा स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद अयान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के विशेषज्ञों ने इस बार अपने संप्रदाय की साधना पद्धति का उपयोग नहीं किया? इसके बजाय उन्होंने सूर्य चंद्र संप्रदाय को हराने के लिए सूर्य चंद्र संप्रदाय की तकनीकों का इस्तेमाल किया। दूसरे दिन भी अखाड़े में प्रतियोगिता नियमों के अनुसार जारी रही। कल ये शीर्ष 100 एडवांसमेंट टूर्नामेंट था, लेकिन आज 100 प्रतियोगी शीर्ष 50 के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। साथ ही प्रतिस्पर्धा क्षेत्रों की संख्या सीधे तौर पर घटाकर 2 कर दी गई। उन्हें केवल प्रथम और द्वितीय प्रतियोगिता क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक दिन केवल 10 मैच होते थे, सुबह 4 और दोपहर में 6। 5 दिनों में 50 मैचों के बाद शीर्ष 25 नामों का चयन किया जाएगा। उनके प्रकट होने का क्रम अभी भी निकाले गए लाटों की संख्या से निर्धारित होता था। अयान ने 36वां ड्रॉ निकाला, जो टॉप 50 एडवांसमेंट टूर्नामेंट का चौथा दिन था। अलीशा ने 22 नंबर, महेंद्र ने 9 नंबर, जैक ने 27 नंबर, हर्ष ने 43 नंबर और आध्या ने 33 नंबर निकाले। प्रतियोगिता के इस चरण में लगातार 12 परीक्षाओं के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए 12 संप्रदायों ने संयुक्त रूप से संभावित रैंकिंग शुरू की। इस सूची पर सभी दर्शकों द्वारा मतदान किया गया ताकि पहले से शीर्ष 50 खिलाड़ियों का चयन किया जा सके। ये सभी प्रतियोगियों के प्रदर्शन के बारे में सभी के अनुमानों पर आधारित था। जब सूची की घोषणा की गई तो दर्शकों ने इसकी भरपूर प्रशंसा की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इससे बहुत असंतुष्ट थे, क्योंकि सूची में वही रैंकिंग थी जो अधिकांश लोगों के मन में थी, जबकि कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते थे। संभावित रैंकिंग में प्रथम स्थान निर्विवाद था। यह अभी भी सूर्य चंद्र संप्रदाय के अजय के कब्जे में था। दूसरे स्थान पर कबीर, तीसरे स्थान पर ऋतिक और चौथे स्थान पर नीरज रहे। शीर्ष 5 पर लगभग सूर्य चंद्र संप्रदाय का कब्जा हो गया। शेष शीर्ष 10 रैंकिंग में सबसे बड़ा अज्ञात खिलाड़ी हर्ष था। नकुल के विरुद्ध हर्ष की तलवार दाव उपलब्धियों ने पहले ही सभी को गहराई से आश्वस्त कर दिया था, क्योंकि नकुल पहले ही सभी के दिलों में 14वें स्थान पर पहुंच चुका था। तथाकथित अज्ञात व्यक्ति एक अप्रत्याशित विशेषज्ञ था। शीर्ष 10 रैंकिंग में से लगभग सभी ओरिजिन रिटर्न के 5वें स्तर पर थे। केवल हर्ष ही ओरिजिन रिटर्न के तीसरे स्तर पर था। इस संभावित सूची में कुल 3 अज्ञात उम्मीदवार थे। एक हर्ष था, जो 10वें स्थान पर था, एक अयान था, जो 22वें स्थान पर था, और दूसरा हर्ष था, जो 25वें स्थान पर था। अयान और बलवान व्यक्ति के बीच की लड़ाई ने उन्हें काफी प्रभावित किया। आज का पहला मैच जैसे ही शुरू हुआ, उसने तुरंत सभी में असीम उत्साह जगा दिया। पहली लड़ाई में ऋतिक, जो संभावित रैंकिंग में तीसरे स्थान पर था, ने ग्रीन मून संप्रदाय के भीमराज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वाह, पहली लड़ाई में आप ऋतिक को देख सकते हैं, जो सूची में तीसरे स्थान पर है।
सभी ने जयकार की। ऋतिक ने सफेद लबादा पहना और सुंदर एवं आकर्षक अंदाज में मैदान में कूद पड़े। इसके तुरंत बाद सभी की निगाहें भीमराज की आकृति को ढूंढने लगीं। उन्होंने देखा कि मैदान के नीचे भीड़ में एक मजबूत आदमी पैर मोड़कर बैठा है, उसके हाथ लापरवाही से घुटनों पर रखे हुए हैं। जब वह खड़ा हुआ तो सभी लोग चौंक गए। अच्छा, इतना लंबा। वह ग्रीन मून संप्रदाय का शिष्य भीमराज वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से 3 मीटर लंबा था। यह ऊंचाई ऐसी चीज नहीं थी जो सामान्य दुनिया में देखी जा सकती थी, जब तक कि कोई विशालकाय व्यक्ति न हो। हालांकि मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में 3 मीटर लंबे बहुत कम लोग थे, फिर भी कुछ लोग थे। यह आदमी भीम तो उससे भी अधिक शक्तिशाली है। हर कोई हैरान था। इससे पहले ग्रीन मून संप्रदाय के भीम को बहुत बड़ा कद माना जाता था, लेकिन अब जब उनकी तुलना भीमराज से की गई तो उन्हें तुरंत लगा कि वह भीमराज की तुलना में कुछ भी नहीं है, जो 5वें स्तर के मूल रिटर्निंग रियल्म विशेषज्ञ भी थे। हालांकि न केवल वह लंबा हो गया, बल्कि उसका शरीर भी आश्चर्यजनक रूप से मजबूत हो गया। उसकी भुजाएं एक साधारण मार्शल कलाकार की कमर जितनी मोटी थीं। इतनी आश्चर्यजनक ऊंचाई के बावजूद वह अनुपात से बाहर नहीं लगता था। इसके बजाय उसके पास शक्ति की एक अत्यंत सुंदरता थी। चूंकि उनकी ऊंचाई बहुत अधिक थी, इसलिए दूसरों का ध्यान आकर्षित न करना कठिन था। कई दर्शकों ने भीमराज को तुरंत पहचान लिया, लेकिन उनके पिछले मैच से कोई भी प्रभावित नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ भी ज्यादा डरावना नहीं था। हा, कितना दयनीय है। बाहरी संप्रदाय के दर्शकों ने सहानुभूतिपूर्वक अपना सिर हिलाया। ये भीमराज पहली लड़ाई में ऋतिक से मिला था। मुझे डर है कि उसे पीट कर मार दिया जाएगा। हाँ, सिर्फ इसलिए कि आप मजबूत हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप इतने मजबूत हैं। मुझे डर है कि तुम एक कागजी शेर हो। ये तो उन्होंने कहा था, लेकिन जब भीमराज बड़े कदमों और बाघों की गरज के साथ अखाड़े में उतरे तो उन्होंने सचमुच सभी को एक प्रकार की दृश्यात्मक चौंका देने वाली शक्ति प्रदान की। वह मनुष्य कैसे हो सकता है? ये तो बस एक मानव प्रकार का राक्षसी जानवर था। दृश्य का लगभग 90% ध्यान अखाड़ा नंबर 1 पर केंद्रित था और अखाड़ा नंबर 2 अभी शुरू ही हुआ था, परंतु उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जब ऋतिक और भीमराज एक दूसरे के सामने खड़े हुए तो उनकी ऊंचाई का अंतर देखकर सभी दंग रह गए। ऋतिक की लंबाई लगभग 1.85 मीटर थी। इसे कम नहीं माना जाता था, लेकिन भीमराज की तुलना में, जो 3 मीटर से अधिक लंबा था, वह बौना लग रहा था। अरे, तुम बड़े होने के लिए क्या खाते थे? ऋतिक उदासीनता से मुस्कुराया। जब उसने भीमराज को देखा तो वह अपना सिर ऊंचा उठा सका। उसने सचमुच ऊपर देखा। भीमराज ऋतिक के सामने एक छोटे पहाड़ की तरह खड़ा था। वह कुछ नहीं बोला। जब वह सांस लेता था तो उसकी छाती लगातार ऊपर नीचे होती रहती थी, जिससे लोगों को भारीपन का एहसास होता था। एरिना नंबर 1 टॉप 50 एडवांसमेंट टूर्नामेंट का पहला राउंड शुरू होता है। रेफरी ने मैच शुरू होने का संकेत पड़ा। ग्रीन मून संप्रदाय। ऋतिक मुस्कुराया और 5 उंगलियां फैलाते हुए बोला, मैं तुम्हें 5 चालों में हरा दूंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, ऋतिक ने एक बड़ी तलवार निकाल ली। तलवार की लंबाई 2.3 मीटर थी और तलवार की चौड़ाई 2 आश्चर्यजनक हथेलियों तक पहुंचती थी। पहली नज़र में यह एक बड़े चांदी के लकड़ी के बोर्ड की तरह लग रहा था, लेकिन तलवार की धार अतुलनीय रूप से तेज थी, जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अगर मुझे सही से याद है तो ऋतिक कृपाण संप्रदाय से लगता है, अयान ने कहा। हाँ, आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वह मूल रूप से तलवार संप्रदाय में था और बाद में कृपाण संप्रदाय में स्थानांतरित हो गया। जैक ने कहा। गुट बदलने का मतलब था कि खेती की पद्धति अनुपयुक्त थी। ऋतिक को पता चल गया होगा कि वह जियानेटियन डिपक्यूई के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए वह प्राइमोडियल डिपक्यूई का अध्ययन करने के लिए सेबर संप्रदाय में चला गया। ये स्थिति काफी सामान्य थी और असामान्य नहीं थी। इस समय युद्ध शुरू हो चुका था। भीमराज चुप रहा और बड़े कदमों से ऋतिक की ओर चला। उसके शरीर पर युआन क्यूई फैलने लगी और उसके शरीर पर युआन क्यूई के शल्क दिखाई देने लगे। उसके पीछे एक युआन क्यूई सांप की पूंछ थी। ये चाल भीम की चाल जैसी ही है। सबने फुसफुसाया, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि भीमराज की ताकत भीम से अधिक होनी चाहिए और उनकी ताकत भीम से अधिक हो गई। हा, क्या ग्रीन मून संप्रदाय के पास बस इतना ही है? ऋतिक अहंकार से मुस्कुराया और बाहर भाग गया। झनकार, बड़ी तलवार भीमराज की बांह पर लगी, लेकिन उससे धातु की टक्कर जैसी ध्वनि निकली, जिससे ज्वाला निकल पड़ी। तभी भीमराज ने अपना बड़ा हाथ लहराया और ऋतिक को उड़ा दिया। इस पूरे दर्शकों ने ठंडी हवा में सांस ली। क्या भीमराज की शक्ति बहुत भयानक नहीं है? ऋतिक संभावित रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहे विशेषज्ञ थे। उनकी तलवार के वार से वास्तव में भीमराज उड़ गए। हालांकि ऋतिक की हालत खराब नहीं थी। हवा में 2 बार चक्कर लगाने के बाद वह स्थिर होकर नीचे उतरा। उसके मुंह का कोना पहले से ही थोड़ा सा सिकुड़ गया था और उसने कहा, दिलचस्प। ऋतिक का शरीर कांप उठा, जैसे उसके पीछे हवा में कुछ धीरे धीरे बह रहा हो। धीरे धीरे वह चीज एक काले बार ड्रैगन की प्रेत छवि में संघनित हो गई। बहुत खूब, दर्शक भय से चिल्ला उठे।
क्या तुम्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है? ऋतिक ने अपनी तलवार दोनों हाथों में पकड़ ली और हवा में ऊंची छलांग लगाकर भीमराज पर वार किया। जिस समय तलवार नीचे गिरी, उसके पीछे का विशालकाय काला बाढ़ ड्रैगन प्रेत सचमुच एक फुसफुसाहट के साथ आगे बढ़ा और उसने तलवार को अपने मुंह से काट लिया। ये दृश्य अत्यंत चौंकाने वाला था। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाढ़ का अजगर मुंह में तेज धार लिए भीमराज की ओर गोता लगा रहा हो। बहुत मजबूत। ये देखकर आशीष की पुतलियां सिकुड़ गईं। अयान और अन्य लोग एक तरफ बैठ गए और चुपचाप सिर हिलाने लगे। इस ऋतिक से निपटना बहुत मुश्किल था। भीमराज को देखकर उसका शरीर भी कांप उठा और एक विशालकाय अजगर का प्रेत प्रकट हुआ जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। इसके तुरंत बाद वह आगे बढ़ने लगा, अपनी लंबी टांगें हिलाते हुए और ऋतिक की ओर गड़गड़ाते हुए। उनकी ऊंचाई पहले से ही डरावनी थी और उनके वर्तमान कार्यभार के साथ मिलकर उन्होंने लोगों को एक अनूठा दृश्य दबाव दिया। धमाका! ऋतिक की तलवार भीमराज के दाहिने हाथ से टकरा गई। बस इसी क्षण ऋतिक की भयानक शक्ति ने भीमराज के पैरों को मोड़ दिया और वह जमीन पर घुटने टेकने वाला था। भीमराज की कमर अचानक मुड़ी और उसके पीछे विशाल सांप की पूंछ हवा के झोंके के साथ ऋतिक की ओर बढ़ी। ऋतिक के पीछे मौजूद काले बाढ़ वाले ड्रैगन प्रेत ने भी अपनी विशाल काली पूंछ बाहर फेंकी, जो सांप की पूंछ से टकराए और सांप की पूंछ पल भर में चकनाचूर हो गई। घुटने टेकना। ऋतिक का मनोबल बढ़ा और उसके हाथों में मौजूद युआन क्यूई की शक्ति बढ़ गई तथा उसने उसे भयंकर बल से दबा दिया। भीमराज अब इसे सहन नहीं कर सके, इसलिए वे तेजी से पीछे की ओर कूद पड़े। निस्संदेह इसकी ताकत आश्चर्यजनक है। इस तरह के दबाव में आप पीछे की ओर भी कूद सकते हैं। हर कोई दंग रह गया। क्या आप बच सकते हैं? ऋतिक ठंडी मुस्कान के साथ फिर से उछल पड़ा। ये 10 मीटर से अधिक ऊंचा था। काली हवा स्लैश। उसने अपनी तलवार ऊंची उठाई और तेजी से भीमराज की ओर वार किया। आकाश में काले बाढ़ ड्रैगन ने वास्तव में अपना खूनी मुंह खोला और एक काले आग के गोले को थूक दिया। वह क्या है? जैक, महेंद्र और अन्य सभी हैरान थे। काले आग के गोले ने तुरंत ही ऋतिक की तलवार को ऊपर से नीचे तक घेर लिया। फिर आग के गोले को तलवार द्वारा ले जाया गया और काली लौ तलवार की रोशनी की एक लकीर में बदल दिया गया। आध्यात्मिक अग्नि। हर्ष ने भौहें सिकोड़ी और अलीशा की ओर देखने लगा। एलिशा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। नहीं, ये सिर्फ युआन क्यूई की लपटें हैं। हालांकि उनका मार्शल कौशल काफी विशेष है, जो युआन क्यूई लपटों का रंग बदल देता है। फिर भी काली ज्वाला तलवार की रोशनी बेहद चौंकाने वाली थी। एक विशाल अर्धचंद्राकार तलवार की चमक भयंकर काली ज्वाला के साथ जल रही थी तथा बिजली की गति से भीमराज की ओर टूट पड़ी। काली ज्वाला तलवार की रोशनी ने तुरंत भीमराज को घेर लिया और उस स्थान पर धीरे धीरे मशरूम का एक छोटा काला बादल उठ खड़ा हुआ। निश्चित रूप से मर गया। दर्शक आश्चर्यचकित हो गए और खड़े होकर तालियां बजाने लगे। भीमराज की मृत्यु अवश्य होगी। हरित चंद्र संप्रदाय के शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, सूर्य चंद्र संप्रदाय के शीर्ष 10 विशेषज्ञ भी इस तलवार के प्रहार का सामना नहीं कर पाएंगे। ये ऋतिक इतना ताकतवर है कि लोग डर के मारे मर जाते हैं। जैक ने लंबी सांस छोड़ी। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अयान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। क्या? हर कोई दंग रह गया और जल्दी से मशरूम बादल के अंदर देखने लगा। हालांकि उसने घने काले धुएं में एक काली आकृति खड़ी देखी। आकाश में ऋतिक के चेहरे पर विजयी मुस्कान उभर आई थी। वह हर किसी की तालियों और उत्साहवर्धन का आनंद ले रहा था। अचानक घाटी में तालियों की गड़गड़ाहट बंद हो गई। ऋतिक ने अविश्वास से धुएं को देखा और आश्चर्य से कहा, क्या वह अभी भी जीवित है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? जैसे ही उसने यह बात कही, ऋतिक ने अपनी युआन क्यूई को अपने मुंह में संघनित किया और बाहर फूंक दिया। घना धुआं धीरे धीरे उड़ गया। अंदर भीमराज की विशाल आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। अनगिनत लोग सदमे में चिल्ला उठे। इस आदमी पर तलवार की इतनी भयानक रोशनी गिरी, फिर भी वह मारा नहीं गया। धमाका, धमाका, धमाका। भीमराज के ऊपरी शरीर का सांप्रदायिक वेश पूरी तरह नष्ट हो गया था। केवल एक चौंकाने वाला और मजबूत शरीर ही दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने एक एक पैर से मैदान पर कदम रखा और वास्तव में उसके कदम ऐसे पड़े जो उसके वजन से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। क्या बकवास है? ऋतिक के मुंह के कोने फड़क उठे। उसने अपनी तलवार ऊंची उठाई और एक और ब्लैक विंड स्लैश भेजा। काले बाढ़ ड्रैगन ने एक काले आग के गोले को उगल दिया। जिस क्षण वह तलवार के साथ विलीन हुई, वह एक काली ज्वाला तलवार प्रकाश में परिवर्तित हो गई। धमाका। ब्लैक फ्लेम स्वॉर्ड लाइट बहुत तेज थी। आकाश में एक चमक के साथ वह भीमराज की पीठ पर जा लगा। इस बार ये पिछली तलवार के वार से भी अधिक शक्तिशाली था। इसके कारण पूरे क्षेत्र में बल से छेद हो गया तथा पीछे अनेक बारीक दरारें पड़ गईं। तीव्र जलती हुई काली लपटों से काला धुआं निकल रहा था। विस्फोट का केंद्र क्षेत्र एक काले बादल में संकुचित हो गया जो संकीर्ण और चौड़ा था तथा एक अन्य मशरूम बादल उभरा। इस बार तो उसे मर जाना चाहिए। ऋतिक जमीन पर गिर पड़ा, दोनों हाथों से तलवार की मूठ पकड़ी हुई थी। अभी भी जीवित हूं। अयान की आंखें ठंडी हो गईं और उसके दिल में अचानक एक बुरा ख्याल उभर आया।
आखिर क्या हो रहा था? दो शक्तिशाली आक्रमणों के बाद भीमराज के लिए खड़ा होना असंभव था। परिणामस्वरूप भीमराज का विशाल शरीर सचमुच घने धुएं से बाहर आ गया। ये ऋतिक ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। क्या आपके पास बस इतना ही है? भीमराज अंततः बोले। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यह एक ठंडी मुस्कान की तरह थी, लेकिन यह अलग थी। यह उस तरह की भावना थी जैसे खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर बैठे किसी शिकारी को स्वादिष्ट भोजन देखकर महसूस होती है। जैसे ही उसने यह बात कही, जियांग ने गंभीरतापूर्वक अपनी दो बड़ी मुट्ठियां आपस में टकराईं। इसके बाद उसके शरीर की सारी मांसपेशियां हिलने लगीं। दर्शकों को ऐसा लग रहा था मानो वे पांचों की संख्या में लुढ़क रहे हों। भीमराज की हिलती हुई मांसपेशियां बड़े बड़े मांस के कीड़ों की तरह रेंग रही थीं, जो अत्यंत घिनौनी लग रही थीं। हर बार जब उसकी मांसपेशियां हिलती, तो उसका शरीर और भी बड़ा हो जाता। इस समय तक वह 4 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। अयान ने अचानक आशीष की ओर देखा। आशीष जिस 3 क्रांति स्टील बॉडी का उपयोग करते थे, उससे भी उनके शरीर का आकार बढ़ जाता था। हालांकि आशीष को इसे देखते ही बहुत पसीना आ रहा था। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन वह मेरे रैंक 3 स्टील बॉडी से अलग है। तीसरी क्रांति स्टील बॉडी ने अपने शरीर को अस्थायी रूप से सक्रिय करने के लिए एक मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया, लेकिन भीमराज अधिक था। पुनर्स्थापित करें, अयान और अलीशा ने एक स्वर में कहा। यही अंतर था। आशीष की लंबाई मूलतः 2 मीटर थी। विशेष मार्शल कौशल का उपयोग करने के बाद उसका शरीर बड़ा हो गया, लेकिन यह अस्थायी था। जहां तक भीमराज का सवाल है, तो ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही 4 मीटर लंबा था। सामान्यतः उसने अपनी ऊंचाई 3 मीटर तक सीमित रखी थी, लेकिन अब वह अपने सामान्य आकार में वापस आ गया है। लेकिन क्या किसी की लंबाई को दबाने जैसी बात सचमुच संभव हो सकती है? देखना, उस भीमराज का शरीर अभी भी बढ़ रहा है। हर किसी को ऐसा महसूस हुआ कि उनके सिर सुन्न हो गए हैं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके सामने क्या हो रहा है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ऋतिक क्रोधित हो गया। वह तेजी से भीमराज के चारों ओर दौड़ा और अपनी विशाल तलवार से उनके विशाल शरीर पर वार किया। जब प्रत्येक तलवार की रोशनी भीमराज के शरीर में घुसती थी, तो तलवार की रोशनी उनकी त्वचा पर रगड़ खाती थी और चिंगारी की एक श्रृंखला उत्पन्न होती थी। हालांकि एक भी तलवार भीमराज की रक्षा को भेदने में सक्षम नहीं थी। भीमराज को चोट लगने के बाद भी उनका शरीर जरा भी नहीं झुका। यह अभी भी ऊंची उड़ान भर रहा था। भीमराज का शरीर पहले ही 4.5 मीटर ऊपर चढ़ चुका था और अभी भी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। इस प्रकार की काया पहले ही मनुष्यों की पहुंच से बाहर हो चुकी थी। इससे भी अधिक भयावह दृश्य अभी सामने आया था। जैसे जैसे भीमराज का शरीर बढ़ता गया, उसके सिर के ऊपर एक जोड़ी काले सींग उग आए। उसकी युआन क्यूई बदल गई है। अलीशा अचानक खड़ी हो गई। भीमराज के शरीर में विस्तारित युआन क्यूई अचानक उबलने लगी और फिर उसका रंग बदलकर हल्का भूरा हो गया। गर्जन। भीमराज ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी अतुलनीय रूप से बड़ी मुट्ठी भींच ली, जिससे उनके गले से एक दबी हुई दहाड़ निकली, जो किसी मानवीय आवाज की तरह नहीं लग रही थी। गाय, वह चीज क्या है? जैक और अन्य सभी लोग अचंभित रह गए। अयान का दिल धड़क उठा। उसका स्वर अत्यंत गंभीर था। राक्षसी क्यूई? वह कैसे संभव है? क्या वह एक रूपांतरित राक्षसी जानवर है? नहीं, राक्षस जानवरों की ऐसी स्थिति नहीं होती। ये या तो राक्षसी जानवरों के रूप में है या फिर मनुष्यों के, लेकिन भीमराज में मनुष्य अधिक और राक्षसी जानवर कम हैं। क्या ऐसा हो सकता है? सभी ने एक साथ अयान की ओर देखा। जिस बात को लेकर मैं सबसे अधिक चिंतित हूं, वह अभी भी घटित हो रही है। अयान ने आह भरते हुए कहा, ये सही है। ये परिवर्तन लगभग उसी राक्षस जैसा है जिसका जिक्र मैंने चिरनिंद्रा वन में आपसे किया था। अंतर यह है कि वह राक्षस मुख्यतः राक्षसी पशु के रूप में है, जबकि यह भीमराज मुख्यतः मानव के रूप में है। अरे, अयान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उन्होंने शुरू में सोचा था कि चिरनिंद्रा वन में राक्षस एक बवंडर कीमियागर द्वारा बनाई गई एक व्यक्तिगत घटना मात्र थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि स्थिति इतनी सरल नहीं थी। यह अवश्य ही वही होगा। अयान ने दांत पीसते हुए कहा, काले कपड़े वाले 5 लोगों में से एक भीमराज है। लेकिन रंगीन चंद्रमा संप्रदाय ने शरीर शोधन की इस पद्धति में कब महारत हासिल की? एक मानव को आधा मानव और आधा राक्षस बना देना। हालांकि भीमराज का ये रूप स्पष्ट रूप से चिरनिंद्रा वन के राक्षस के रूप से अधिक परिपूर्ण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि न केवल भीमराज पर मनुष्यों का प्रभुत्व था, बल्कि उनकी युआन क्यूई भी राक्षसी ऊर्जा से मिश्रित थी, राक्षसी ऊर्जा नहीं। संक्षेप में, भीमराज अभी भी एक मानव थे, इसलिए रेफरी उन्हें अयोग्य घोषित नहीं कर सकते थे। हे राक्षस, नरक में जाओ। आदिकालीन डिपर क्यूई। ऋतिक क्रोधित हो गया। वह भीमराज की ओर सीधे आक्रमण करने लगा। आधे रास्ते में वह अचानक कूद पड़ा और एक हिंसक आदिम सूक्ष्म क्यूई फट पड़ी। मोटी आदिम डिपर क्यूई अतुलनीय शक्ति के साथ मिश्रित तलवार पर संघनित थी। तलवार नीचे गिर गई और आकाश में काले बार ड्रैगन ने दहाड़ लगाई। काले बार ड्रैगन का पूरा शरीर नीचे झपट्टा मारा। धमाका।
तलवार का वार निष्पक्ष था और भीमराज के सिर के ठीक ऊपर लगा। इसने अजीब काले सींगों की जोड़ी के बीच में से काट डाला। तलवार के ऐसे अद्भुत प्रहार से भीमराज अंततः हिल गए। हालांकि उसके विशाल शरीर को केवल आधा मीटर ही काटा गया था। उसने वास्तव में न तो चकमा दिया और न ही चकमा दिया, बल्कि तलवार के वार को झेलने के लिए सीधे अपने सिर का इस्तेमाल किया। सपना देख रहा हूं, मैं सपना देख रहा हूं। ऋतिक की आंखें असमंजस से भरी थीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भीमराज के सिर पर सीधा वार किया, लेकिन क्या परिणाम यही था। भीमराज ने बेपरवाही से अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को खींचा। जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाई, हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। इस बार मेरी बारी है। भीमराज जब बोल रहे थे तो उनकी आवाज गूंजती और डरावनी थी। ऋतिक जल्दी से बाहर कूद गया और भीमराज से 20 मीटर की दूरी बनाए रखी। जहां तक भीमराज का सवाल है, वह बड़े बड़े कदम उठाता हुआ ऋतिक की ओर बढ़ा। लानत है राक्षस पर। ऋतिक ने अपनी तलवार ऊंची उठाई। काले बादल ने चांद को ढक लिया। जैसे ही उसने यह बात कही, ऋतिक ने तलवार दोनों हाथों में पकड़ ली और उसका शरीर तेजी से घूमने लगा। बड़ी तलवार को भी प्रकाश के घेरे में लहराया गया। इसके तुरंत बाद काले बार ड्रैगन प्रेत ने अपना मुंह खोला और एक अभूतपूर्व रूप से मजबूत काले आग के गोले को थूक दिया। आग के गोले का व्यास पहले ही आश्चर्यजनक रूप से 5 मीटर तक पहुंच चुका था। जब आग का गोला तलवार से टकराया और फटा, तो ऋतिक जमीन से उठते हुए चिल्लाया। उसके हाथ में मौजूद विशाल तलवार काली लपटों में लिपट गई और तुरंत ही 10 मीटर लंबी विशाल तलवार की रोशनी में परिवर्तित हो गई। जियानियों को पहले ही अपना सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा चुका है। अजय और नीरज ने एक दूसरे को देखा। वह नीरज चौंक गया, ये भीमराज मानव है या राक्षस। हालांकि अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। जियानियों को भीमराज को मारने में सक्षम होना चाहिए। आकाश में ऋतिक ने 10 मीटर ऊंची तलवार की रोशनी पकड़ी। तलवार की सतह काली लपटों से जल रही थी और यहां तक कि हवा भी लपटों से उलझी हुई थी। हाँ, ऋतिक ने तलवार चलाई जिससे पहाड़ और नदियां हिल गईं। 10 मीटर ऊंची काली ज्वाला तलवार की रोशनी ने भयंकर रूप से वार किया, जिससे पूरा दर्शक वर्ग दंग रह गया। हालांकि भीमराज ने अपनी दोनों भुजाएं मोड़ लीं और अपने शरीर को ऊपर उठा लिया। वह वास्तव में इस तलवार के वार को रोकने के लिए अपने शरीर का उपयोग करना चाहता था। धमाका! काली ज्वाला तलवार की रोशनी भीमराज पर पड़ी। इसकी भयानक हैकिंग शक्ति ने भीमराज को अखाड़े में धकेल दिया। केवल उसका सिर ही मैदान की सतह पर खुला था तथा उसके शरीर के बाकी अंग मैदान में धंसे हुए थे। हालांकि पेन के विस्फोट के बाद भीमराज भारी मात्रा में मलबे के साथ मैदान से बाहर कूद गया। जहां तक उसकी भुजाओं का प्रश्न है, वे पूरी तरह सुरक्षित थीं। मुझे विश्वास नहीं होता। ऋतिक ने अपनी तलवार को एक विशाल तलवार की रोशनी के साथ घुमाया। भीमराज ने ऋतिक की ओर बढ़ना जारी रखा और अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। तलवार की रोशनी भीमराज की बांह पर सटीक वार कर रही थी, लेकिन इस बार भीमराज ने क्षेत्र को मजबूत करने और अपने शरीर को सही स्थान पर स्थिर करने के लिए अपनी युआन क्यूई का उपयोग किया। धमाका! जब तलवार नीचे गिरी तो अखाड़े पर एक भयानक बल का प्रहार हुआ और वह दाहिनी ओर खिसक गया। ये वास्तव में लगभग 100 मीटर तक फिसला। एक जोरदार धमाके के साथ वह अखाड़ा नंबर 2 में जा गिरा। ये दृश्य अत्यंत अकल्पनीय था। पूरी घाटी पूरी तरह शांत थी। अखाड़ा कट चुका था, लेकिन भीमराज अभी भी कुछ दूरी पर खड़े थे, 1 इंच भी नहीं हिले। ये किस तरह का बचाव है? जैक और महेंद्र ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए थे और उनके दिलों में पहले से ही डर समाया हुआ था। सौभाग्यवश अखाड़ा 2 पर लड़ाई अभी अभी समाप्त हुई थी, अन्यथा ये टक्कर निश्चित रूप से दूसरों को प्रभावित करेगी। ऋतिक ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ ली। तलवार पर लगी विशाल तलवार की रोशनी अभी तक समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन वह पहले से ही सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। मेरे लिए बहुत हो गया। भीमराज ने अपनी गर्दन मोड़ ली और अचानक उसके पैरों के नीचे विस्फोट हो गया। उसका विशाल शरीर तुरंत ऋतिक की ओर दौड़ा। इतनी तेजी! दर्शकगण उसी समय खड़े हो गए। ऋतिक चौंक गया और जल्दी से अपनी तलवार की रोशनी लहराई, भीमराज को पीछे धकेलने की कोशिश की। हालांकि भीमराज बहुत तेज था और उसकी हथेली सीधे ऋतिक के पेट पर लगी। पेन के धमाके से ऋतिक का पेट फट गया। टूटे हुए अंग और हड्डियां गहरे लाल रक्त के साथ मिलकर रेडियल दिशा में फैल गईं। मांस और हड्डियों के वे टुकड़े वास्तव में प्रतियोगिता क्षेत्र में प्रकाश स्क्रीन पर उड़कर आ गए और प्रकाश स्क्रीन से चिपककर धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगे। ऋतिक का शरीर ढह गया। न केवल उसका पेट फट गया था, बल्कि भीमराज की हथेली के शक्तिशाली बल ने ऋतिक के शरीर के उस हिस्से को भी उसी समय विस्फोट कर दिया था जो हथेली के बल के सीधे संपर्क में नहीं आया था। उसके पैरों और कंधों को मांस और रक्त के 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया, जो मैदान पर फैल गए, जबकि उसके सिर पर अतुलनीय दबाव डाला गया। उसकी आंखें फट गईं और खोपड़ी हड्डियों के टुकड़ों में फट गई। ऋतिक का पूरा शरीर गायब हो गया था। यह मैदान पर खून के धब्बे के रूप में बदल गया।
दूर प्रकाश की स्क्रीन के ऊपर मांस का एक टूटा हुआ टुकड़ा धीरे धीरे नीचे सरक रहा था। अपनी नमी खोकर वह नीचे गिर गया। मांस के टुकड़े को पहले खून के रेशों से चिपकाया गया और फिर खून के रेशे टूटकर अलग हो गए। मांस का टुकड़ा तेज आवाज के साथ जमीन पर गिरा। उल्टी। दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शकों को उल्टियां होने लगीं। जियानयोंग, अजय, नीरज, ऋतु और अन्य लोगों के हाव भाव अचानक बदल गए। कमीने, तुमने हमारे जोऊ परिवार को मार डाला। वनराजी शहर में जोऊ कबीले के सभी प्रभावशाली लोग खड़े हो गए और गुस्से से दहाड़ने लगे। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। हमारा जोऊ कबीला निश्चित रूप से तुम्हें खून से इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। जोऊ परिवार के उग्र शापों का सामना करते हुए भीमराज ने अपनी कलाई को कुछ बार मोड़ा और एक कर्कश ध्वनि निकाली। उसने जोऊ परिवार की ओर अपनी उंगलियां घुमाईं और कहा, चलो मैं तुम सबको एक साथ जाने दूंगा। हा 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 हा। सूर्य चंद्र संप्रदाय सिर्फ कचरे का एक ढेर है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सूर्य चंद्र संप्रदाय के सभी शिष्य एक साथ खड़े हो गए और भीमराज की ओर इशारा करते हुए जोर से गालियां देने लगे। भीमराज का विशाल शरीर धीरे धीरे अखाड़े में चला आया और बोला, कचरा, ये सब बेकार का कचरा है जो एक भी वार नहीं झेल सकता। आपका ड्रैगन महाद्वीप एक कचरा स्टेशन है जो कचरा पैदा करता है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? भीमराज के शब्दों से श्रोतागण क्रोधित हो गए। भीमराज अखाड़े से कूद पड़े, अपने बड़े हाथ से अखाड़े का किनारा पकड़ लिया और गड़गड़ाहट के साथ आगे की ओर खींचे। घटनास्थल पर चीख पुकार और गाली गलौज से लोग स्तब्ध रह गए। 200 मीटर व्यास वाले अखाड़े का वजन भयानक कहा जा सकता है। ऋतिक ने आक्रमण करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसके बाद ही वह अखाड़े को क्षैतिज रूप से आगे बढ़ा सका। हालांकि भीमराज ने अप्रत्याशित रूप से इतनी बड़ी अखाड़े को आसानी से पकड़ लिया और उसे जमीन पर घसीट लिया। जब वह अखाड़े को 50 मीटर दूर तक घसीट लाया तो उसने उसे लापरवाही से घुमाया और विशाल अखाड़ा हवा में उड़ गया। वेईनान आकाश से गुजरा और जोरदार धमाके के साथ एरेना नंबर 1 के समान स्थान पर उतरा। इससे जमीन हिलने लगी और घाटी में अखाड़े के उतरने का जोरदार कंपन लंबे समय तक खत्म नहीं हो सका। ताकत, अद्वितीय शक्ति, तब अखाड़ा कैसे हो सकता है? घसीटा गया। दर्शकों में क्रोध से भय की स्थिति उत्पन्न हो गई। सभी ने ध्यान से देखा तो पता चला कि अखाड़े का वह किनारा जिसे भीमराज ने अभी अभी पकड़ा था, वास्तव में 5 अंगुल के आकार के छेद करके खोदा गया था। भीमराज मैदान में कूद पड़े। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर गर्व से कहा, मैं भीमराज हूं। मैं फीनिक्स महाद्वीप, रंगीन चंद्रमा संप्रदाय से हूं। मैं इस बार ड्रैगन महाद्वीप में तुम्हें गाली देने आया हूं। हा हा हा। रंगीन चंद्रमा संप्रदाय। हर कोई हैरान था। इस समय, जब तक किसी का दिमाग टूटा नहीं होता, उन्हें एहसास हो जाता है कि स्थिति कितनी खराब है। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के लोग सूर्य चंद्र संप्रदाय के क्षेत्र में जमीन को तोड़ने के लिए आए हैं। यदि भीमराज ने वास्तव में चैंपियनशिप जीत ली तो क्या ये स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के एक शिष्य द्वारा पूरे ड्रैगन महाद्वीप के विशेषज्ञों को परास्त करने के बराबर नहीं होगा? जल्दी से उसे अयोग्य घोषित करो। एक दर्शक ने भीमराज की ओर इशारा करते हुए डर के मारे चिल्लाया, वह हमारे ड्रैगन महाद्वीप से नहीं है। जल्दी से उसे अयोग्य घोषित करो। हालांकि सूर्य चंद्र संप्रदाय की दिशा ने कोई संकेत नहीं दिया। अखाड़ा नंबर 1 में रेफरी ने घोषणा की, अखाड़ा नंबर 1 के विजेता ग्रीन मून सेक्ट के भीमराज। भले ही भीमराज रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के सदस्य थे या नहीं, उन्होंने आधिकारिक तौर पर ग्रीन मून संप्रदाय में प्रवेश किया और ग्रीन मून संप्रदाय के शिष्य के रूप में 12 संप्रदाय की संयुक्त परीक्षा में प्रवेश किया। आप उसे सिर्फ इसलिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते क्योंकि वह कभी रंगीन चंद्रमा संप्रदाय से संबंधित था। रेफरी की घोषणा सुनने के बाद भीमराज ने अहंकारपूर्वक हंसते हुए कहा, ड्रैगन महाद्वीप के अवशेषों, अपने भयानक भाग्य का सामना करो। अगला जो भी मुझसे लड़ेगा वह मर जाएगा। ये शब्द बोलते ही अखाड़ा प्रतियोगिता में भाग ले रहे बड़ी संख्या में प्रतियोगियों के चेहरे पीले पड़ गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं उस तरह के राक्षस से लड़ना नहीं चाहता। यहां तक कि ऋतिक, जो संभावित रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है, भी भीमराज के सामने शक्तिहीन है। हम इस राक्षस को कैसे जीत सकते हैं? ऋतिक और भीमराज के बीच युद्ध से 12 संप्रदायों में हर कोई घबरा गया। टॉप 50 एडवांसमेंट टूर्नामेंट के पहले दिन सुबह 4 मुकाबले और दोपहर में 6 मुकाबले हुए। हालांकि अगली 2 लड़ाइयों को देखने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। पहली लड़ाई की तुलना में बाद की लड़ाइयां एक परिवार में रहने वाले बच्चों की तरह थीं। ये बात सभी को नहीं मालूम थी कि भीमराज जैसे दिव्य रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के 4 शिष्य थे। काय करते, अब क्या करें? जैक का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, मैंने सोचा था कि रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के अनुयायी हमारे जैसे ही होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने शक्तिशाली होंगे। हमारे लिए जीतना असंभव है। अयान, अलीशा ने अयान को घूर कर देखा। काले कपड़े वाले व्यक्ति की घटना की जांच करने के बाद क्या आपको रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के बारे में गहन समझ प्राप्त हुई? अन्यथा आपको पता ही नहीं चलेगा कि उनके पास 16 संप्रदाय तकनीकें हैं। भीमराज किस तरह की चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं?
अयान के चेहरे पर भारी भाव थे जब उसने कहा, उसने जो प्रयोग किया वह स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय की मार्शल तकनीक नहीं थी। शायद ये काला बादल संप्रदाय की साधना तकनीक है, या शायद ये किसी अन्य प्रथम श्रेणी संप्रदाय से है, महेंद्र ने पूछा। जरूरी नहीं, अयान ने अपना सिर हिलाया। अयान को भी लगा कि इसमें कई संदेह हैं। फिलहाल उसे कोई सुराग नहीं मिल सका है। ये लोग कहाँ से आए? अतीत में स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के पास ऐसा कोई युद्ध कौशल नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि हाल के वर्षों में रंगीन चंद्रमा संप्रदाय ने कोई नई मार्शल तकनीक खोज ली है? या फिर क्या उसने अपने शरीर को निखारने का कोई नया तरीका खोज लिया है? क्या ये किसी व्यक्ति के शरीर को राक्षसी पशु के शरीर के साथ पुनर्तः संयोजित कर सकता है? मनुष्यों और राक्षसी जानवरों के शरीर अलग अलग थे, उनका एक साथ मिल जाना असंभव था। राक्षसी जानवरों की ताकत और राक्षसी ऊर्जा की विस्फोटक शक्ति रखना तो दूर की बात थी, साथ ही इसमें मानव मार्शल कलाकार युआन क्यूई के गुण भी मौजूद थे। अयान सोच भी नहीं सकता था कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। और बाकी 4, क्या आप में भीमराज जैसी क्षमता है? सुबह मैच के बाद पूरी घाटी में अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई अवरोही ड्रैगन से संबंधित मुद्दों पर बात कर रहा था। इस समय 12 संयुक्त परीक्षाओं के लिए दर्शकों का उत्साह पहले से ही उनकी गरिमा से उत्पन्न संकट की भावना में बदल चुका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले आता है। संक्षेप में, हम भीमराज को चैंपियनशिप जीतने नहीं दे सकते। ये सही है, हमारे यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, लेकिन हम एक भी भीमराज को नहीं रोक सकते। कोई तो होगा जो रोक सकता है। अरे, भीमराज को कौन हरा सकता है? जल्दी करो और खड़े हो जाओ। जनमत के भारी दबाव के कारण हरित चंद्र संप्रदाय को एकतरफा रूप से भीमराज की संप्रदाय के शिष्य के रूप में स्थिति को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इस मामले को सूर्य चंद्र संप्रदाय द्वारा दबा दिया गया। यदि वह अब ऐसा करता है तो यह आत्मसमर्पण के बराबर होगा। ये ड्रैगन महाद्वीप के मार्शल कलाकारों के दिलों पर एक विनाशकारी आघात होगा। दोपहर में अखाड़े में प्रतियोगिता जारी रही। हालांकि दर्शकों का उत्साह खत्म हो चुका था और वे सभी बेचैनी से भर गए थे। संपूर्ण 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा काले बादलों की एक ऐसी परत में ढकी हुई थी जिसे देखा नहीं जा सकता था। दोपहर में दूसरा अखाड़ा, तीसरी लड़ाई। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में से एक, सूर्य चंद्र संप्रदाय के द्वितीय चरण अकादमी के एक मार्शल कलाकार रमेश 5वें स्तर के मूल रिटर्निंग विशेषज्ञ थे। दूसरा, मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर स्थित येलो हेवेंस संप्रदाय का एक मार्शल कलाकार इकबाल था। जब अयान ने इकबाल को देखा तो उसका दिल बैठ गया। तभी इकबाल काले रंग में आया। वह पीले स्वर्ग संप्रदाय के अनुयायी की वर्दी क्यों नहीं पहन रहा है? ये सही है, इकबाल ने काले कपड़े पहने थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अयान ने 5 काले कपड़े पहने हुए लोगों को देखा था। अंतर केवल इतना था कि ढीला हुड उठा दिया गया था। यह इकबाल एक साधारण, कोमल चेहरे और सौम्य मुस्कान वाला युवक लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें कोई विशेष शारीरिक विशेषता नहीं थी। ये वही है, ये स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का दूसरा शिष्य होना चाहिए, अयान ने गहरी आवाज में कहा। अयान ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि इकबाल के अगले शब्दों ने श्रोताओं में सनसनी फैला दी। इकबाल ने रमेश की ओर देखकर मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, मैं निचले स्वर्ग रंगीन चंद्रमा संप्रदाय से इकबाल हूं। रंगीन चंद्रमा संप्रदाय। रमेश इतना डर गया कि वह 2 कदम पीछे हट गया और डरी हुई नजरों से जुबो फैन को देखने लगा। कमीने, डरपोक मत बनो। आप हमारे ड्रैगन महाद्वीप के सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्य हैं। आप रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के सामने अपना चेहरा नहीं खो सकते। कुछ दर्शक गाली देने लगे। यदि सूर्य चंद्र संप्रदाय भी भयभीत है तो हमारे ड्रैगन महाद्वीप के मार्शल अभ्यासी अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं? केवल आप ही उससे निपट सकते हैं। उससे लड़ो। वह भीमराज जितना डरावना नहीं दिखता। शायद वह उसे हरा सकें। दर्शक सभी दिशाओं में चिल्लाने लगे। दर्शकों की जय जयकार सुनकर रमेश का आत्मविश्वास अचानक दोगुना हो गया। उसने अपनी तलवार पकड़ ली और गंभीरता से इकबाल को देखा। उसने मन ही मन सोचा, ये व्यक्ति तो साधारण दिखता है, शायद भीमराज जितना भयानक नहीं है। ये सही है, हाहा, रंगीन चंद्रमा संप्रदाय भीमराज जितना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय में हर किसी के पास अजय की ताकत नहीं है। आओ प्रतियोगिता शुरू करें। इसी समय रेफरी ने घोषणा की। जब रमेश ने चलने का संकेत सुना तो वह तुरंत इकबाल की ओर दौड़ा। हम उसे बदलने का मौका नहीं दे सकते। इकबाल को राक्षस में नहीं बदलना चाहिए। रमेश ने अपने दांत पीस लिए और तेज गति से जियानेटियन एस्ट्रल क्यूई का प्रयोग किया। उसके हाथ में तलवार तुरंत ही एक भव्य आभा के साथ कांपने लगी। ये सही है, हमें ये करना ही होगा। उसे हराओ। इकबाल को 12 संयुक्त परीक्षाओं से बाहर निकालो। जब सभी ने जयकारा लगाया तो रमेश और भी अधिक प्रेरित महसूस करने लगा। वह बेतहाशा भाग रहा था और उसकी तेज गति के कारण उसका शरीर धुंधली छाया में बदल गया था। हालांकि इकबाल अभी भी मुस्कुरा रहा था। वह मुस्कुराया और एक कदम बगल की ओर बढ़ गया।
जब रमेश उसके पास से गुजरा तो उसने अपनी हथेली से रमेश के कंधे को हल्के से थपथपाया। मैं समझ गया, इकबाल ने मुस्कुराते हुए ये कहा। फिर वह रमेश के विपरीत दिशा में चलने लगा जब तक कि वह मैदान के किनारे तक नहीं पहुंच गया। वह क्या कर रहा है? क्या वह हार मान रहे हैं? सबकी खुली निगाहों के बीच रमेश ने भी पलटकर इकबाल की ओर देखा। कैसे? इकबाल तब तक अखाड़े के किनारे तक जा चुका था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उंगलियां चटकाते हुए कहा, पेंग। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रमेश के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। इसके तुरंत बाद उसका दाहिना कंधा सूजने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ उसका पूरा शरीर टुकड़ों में बंट गया। इकबाल मुस्कुराया और मैदान से कूद गया। आह आह! दर्शकों में एक भी व्यक्ति पूरा वाक्य नहीं बोल पाया। सभी ने अपना मुंह खोल दिया। सूर्य चंद्र संप्रदाय के बुजुर्गों सहित सभी 12 संप्रदायों के बुजुर्गों के चेहरों पर आश्चर्य और भ्रम के भाव थे। ये किस प्रकार का युद्ध कौशल है? अरे यार, क्या इसे मार्शल कौशल माना जा सकता है? दृश्य में विस्फोट हो गया और असंख्य दर्शक भय से चिल्ला उठे, मानो घाटी कुछ क्षण पहले मृत थी लेकिन अब अचानक जीवित हो गई हो। क्या बकवास है? तो फिर इकबाल ने क्या किया? रमेश अचानक क्यों भड़क गया? जेम्स का मुंह कांपने लगा। अयान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और दांत पीस लिए। ये कमीने, उन्हें बिना किसी परेशानी के मार डालो। ऐसा लगता है कि उन्हें लोगों को मारने में आनंद आता है। अलीशा ने गहरी सांस लेकर कहा। जब दुश्मन की जान उनके हाथों से तेजी से निकल रही थी तो इकबाल का चेहरा भीमराज की तरह ही उल्लास से भर गया था। आखिर क्या हो रहा है? तुम में से कौन समझता है? जैक ने जल्दी से पूछा। अयान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि इकबाल ने किस तरह का युद्ध कौशल इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं मोटे तौर पर कह सकता हूं कि रमेश का विस्फोट उस पल से संबंधित था जब इकबाल ने उसका कंधा थपथपाया था। यह इकबाल ही होगा जिसने रमेश के शरीर में युआन क्यूई का एक धागा इंजेक्ट किया होगा। फिर भी इसका कोई मतलब नहीं है, जैक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जब एक बाहरी युआन क्यूई एक मार्शल कलाकार के शरीर में प्रवेश करती है तो यह निश्चित रूप से मार्शल कलाकार के शरीर में मौजूद सभी युआन क्यूई द्वारा प्रतिकर्षित हो जाएगी। इसका विस्फोट होना असंभव है। इसके अलावा इसके द्वारा ऐसे भयावह परिणाम उत्पन्न करना असंभव है। जब तक कि एक बार रमेश के सभी युआन क्यूई और यहां तक कि पूरे आध्यात्मिक समुद्र को केवल एक युआन क्यूई की ताकत से कुचल नहीं सकता। लेकिन वे दोनों ओरिजिन रिटर्न के 5वें स्तर पर हैं। भले ही अंतर बड़ा हो तो भी यह इतना अपमानजनक नहीं होगा, है ना? अब मंच पर जाने की मेरी बारी है। आप सभी ध्यान दें और निरीक्षण करें। महेंद्र ने 9वां ड्रॉ किया और आज दोपहर यह 9वां मुकाबला था। महेंद्र, सावधान रहो। सभी लोग महेंद्र के बारे में चिंतित थे। महेंद्र ने मुस्कराते हुए कहा, भले ही कुछ कहने में देर हो गई हो, लेकिन मैं मौके पर हार नहीं मान सकता। जैसे ही उसने यह बात कही, महेंद्र पहले रिंग क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जब मंच पर आने वाला प्रतिद्वंद्वी एक साधारण बाहरी संप्रदाय का अनुयायी था तो सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिल में अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। शायद वह बाहरी संप्रदाय का शिष्य भी रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का सदस्य था। हर कोई इकबाल की तरह काले रंग में नहीं आता। हालांकि युद्ध के परिणामों ने यह साबित कर दिया कि हर कोई बहुत ज्यादा सोच रहा था। वह बाहरी संप्रदाय का शिष्य वास्तव में बहुत साधारण था। यद्यपि वह मूल रिटर्न के 5वें स्तर पर था, फिर भी वह महेंद्र से आसानी से पराजित हो गया, जो मूल रिटर्न के तीसरे चरण के अंतिम चरण में था। महेंद्र की जबरदस्त ताकत को देखने के बाद पहले से उदास दर्शकों में कुछ उत्साह लौट आया। उस दिन सभी मैच समाप्त होने के बाद सभी लोग सूर्य चंद्र संप्रदाय में लौट आए और बहुत जल्दी ही सूर्य चंद्र संप्रदाय को वीरगढ़ से समाचार प्राप्त हुआ। ये समाचार कि स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के शिष्य द्वादश संप्रदाय संयुक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए आए हैं, वीरगढ़ तक पहले ही फैल चुका था और उस पर एक लौहादेश लगा दिया गया था। चाहे कुछ भी हो, चाहे वह कोई भी तरीका अपनाए, वह स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के शिष्यों को जीतने नहीं दे सकता था। वीरगढ़ द्वारा दिया गया आदेश था कि सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यों को तुरंत सूर्य चंद्र संप्रदाय का सबसे मजबूत मार्शल कौशल प्रदान किया जाए। लेकिन अंतिम समय में रटना निर्णायक नहीं था और ऐसा करने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन अखाड़े में प्रतियोगिता हमेशा की तरह आयोजित की गई। जब सभी लोग घाटी क्षेत्र में पहुंचे और पहला मैच शुरू होने वाला था तो एक आकाश छायादार उड़ती हुई घुड़सवार सेना अचानक आकाश में उड़ गई। अनगिनत दर्शकों ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। आसमान में ये चौंकाने वाला दृश्य देखकर उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। कुछ बड़ा हुआ, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। क्या ये हाउतन की तुरुप का इक्का सेना नहीं है? किसी ने उसे पहचान लिया और आकाश में उड़ती हुई घुड़सवार सेना की ओर इशारा किया। अग्नि बादल उड़ता ड्रैगन, सभी ने एक स्वर में कहा। आकाश में सैकड़ों मीटर लंबे लाल ड्रैगन दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार का ड्रैगन एक राक्षसी जानवर था, असली ड्रैगन नहीं, बल्कि एक प्रकार का बार ड्रैगन था। जैसे ही अग्नि में उड़ने वाले ड्रैगन आकाश में उड़े, उनके विशाल पंख धीरे धीरे फड़फड़ाने लगे, जिससे पूरा आकाश आग की लपटों से भर गया।
जहां तक अग्नि में गुड़ते ड्रैगन की बात है तो उसका चेहरा क्रूर था। अपनी नाक के एक झटके से वह किसी भी क्षण आग की 2 लपटें उगल सकता था। ये धीरज साम्राज्य की तुरुप का इक्का सेना थी जिसने पूरे ड्रैगन महाद्वीप पर कब्जा कर लिया था, फायर ड्रैगन लीजन। आज हर कोई भाग्यशाली था कि उसे अग्नि मेघ सेना का असली शरीर देखने को मिला और उनका खून उत्साह से खौल उठा। खासकर जब फायर ड्रैगन लीजन सामने आया तो उनकी संख्या सैकड़ों में थी। भारी अग्नि में गुड़न ड्रैगन की पीठ पर खड़ी थी साफ सुथरी घुड़सवार सेना, काले कवच वाली गहन बाघ सेना। काले कवच वाला गहन बाघ उच्च कोटि के राक्षसी जानवरों में से एक था। इसका स्तर अग्नि बादल उड़ने वाले ड्रैगन से थोड़ा कम था। इसका पूरा शरीर प्राकृतिक रूप से धारीदार काले कवच से ढका हुआ था। इसकी सुरक्षा अद्भुत थी और इसकी प्रभाव शक्ति के बारे में यह भी कहा जा सकता था कि यह स्टील के शहर के द्वारों को भी तोड़ सकती थी। आज धीरज साम्राज्य की एस लीजन, फायर ड्रैगन लीजन और ब्लैक आर्मर्ड प्रोफाउंड टाइगर लीजन एक साथ पहुंची। हजारों दर्शकों के मुंह खुले रह गए, उनके दिल भय और उत्तेजना से भर गए। वे सब यहाँ हैं। वे अवश्य ही स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के अनुयायियों को समाप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। क्या तुम पागल हो? ये कैसे संभव है? क्या आपको अभी भी स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के एक शिष्य को मारने के लिए सेना को छूने की जरूरत है? सूर्य चंद्र संप्रदाय का कोई भी बुजुर्ग इसे संभाल सकता है। इस समय अचानक आकाश में एक तेज और स्पष्ट हॉर्न की आवाज याद आई। कवच पहने एक जनरल अचानक बाहर आया और जोर से चिल्लाया, धीरज साम्राज्य, अग्नि ड्रैगन सेना और काले कवच वाले गहन टाइगर सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए सूर्य चंद्र पर्वत श्रृंखला को उधार लेना चाहते हैं। सब लोग जल्दी से पीछे हट जाओ। 12 संयुक्त परीक्षाएं 1 महीने विलंबित होंगी। ये शब्द सुनकर पूरा श्रोतागण शोर मचाने लगा। वह अपने पैर की उंगलियों से भी समझ सकता था कि यह वीरगढ़ ही था जो सूर्य चंद्र संप्रदाय के अनुयायियों के लिए समय खरीदने की कोशिश कर रहा था। बुजुर्ग रविराम हवा में उठकर जनरल के साथ खड़े हो गए, जैसे वह उनसे कुछ बातचीत कर रहे हों। नीचे भीमराज ने अपना सिर उठाया और जोर से हंसने लगे। क्या ये प्रसिद्ध धीरज साम्राज्य है? क्या ये भव्य प्रथम श्रेणी का संप्रदाय सूर्य चंद्र संप्रदाय है? ये वास्तव में लोगों को जोर से हंसाता है, क्योंकि वे डरते हैं कि हमारे स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के अनुयायी जीत जाएंगे, फिर भी उन्होंने वास्तव में ऐसे घृणित तरीके अपनाए। हा 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 हा। एल्डर रविराम और सेना के बीच बातचीत की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल रही थी। सूर्य चंद्र संप्रदाय की शैली में मैच में देरी करने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करना असंभव था। हालांकि सेना समग्र स्थिति पर विचार कर रही थी तथा दोनों पक्ष अपनी अपनी राय पर अड़े हुए थे और गतिरोध में फंसे हुए थे। क्या ये बात कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? क्या ये सिर्फ 5 स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं? क्या आपको सभी ट्रम्प कार्डों को आमंत्रित करने की आवश्यकता है? एक दर्शक ने फुसफुसाकर कहा। आप जो सोच रहे हैं वह बहुत सरल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी महाद्वीप का सबसे बहुमूल्य संसाधन क्या है? यह एक मार्शल कलाकार संसाधन है, क्योंकि हर आम आदमी में मार्शल आर्टिस्ट बनने की प्रतिभा नहीं होती। इसे इस तरह रख कर देखते हैं। इस बार स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय की चुनौती बहुत सरल प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में यह कोई छोटी बात नहीं है। क्यों? आदमी ने पूछा। पास खड़े व्यक्ति ने कहा, युद्ध कलाकारों का आत्मविश्वास शक्तिशाली अधिकारियों और शक्तिशाली संप्रदायों द्वारा निर्मित होता है। यदि सूर्य चंद्र संप्रदाय को पराजित कर दिया जाए तो फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें ड्रैगन महाद्वीप में अपने मार्शल कलाकारों का केवल 5वां हिस्सा खोना है। आपको क्या लगता है अगर हम फीनिक्स महाद्वीप पर जाएंगे तो क्या होगा? 50 साल से भी कम समय में हमारे धीरज साम्राज्य की सैन्य ताकत तेजी से कमजोर हो जाएगी। उस समय हमारी सैन्य शक्ति एक स्तर तक कम हो जाएगी। इसके अलावा मुझे संदेह है कि यह रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का केवल पहला कदम है। ऊंचे स्थान पर चलना मानव स्वभाव था, ठीक वैसे ही जैसे छोटे स्थानों के मार्शल कलाकार जो अमरावती तट पर प्रवेश करने के लिए आतुर रहते थे, या यहाँ तक कि सूर्य चंद्र संप्रदाय भी। वर्तमान में ड्रैगन कॉन्टिनेंट अभी भी एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा करने में सक्षम था, जिसका कारण ये था कि उन्होंने बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार संसाधनों को बरकरार रखा था, जिससे मार्शल कलाकार धीरज साम्राज्य में रहने के लिए तैयार थे। लोग यही चाहते थे। यदि मार्शल कलाकार फीनिक्स महाद्वीप में जाकर विकास करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते तो उनके हृदय में होने वाले परिवर्तन अजेय होते। उस समय तो कोई मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं बचेगा, तो सेना में कौन शामिल होगा? 100 में से 20 मार्शल कलाकार आधिकारिक सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। श्रोता पूछते रहे, यदि इससे किसी देश की शक्ति छिन्न भिन्न हो सकती है, तो क्या ये सरल नहीं है? जब तक रंगीन चंद्रमा संप्रदाय विभिन्न महाद्वीपों में कुछ उत्कृष्ट शिष्यों को भेजता है और उन महाद्वीपों के विशेषज्ञों को हरा देता है, क्या ये पर्याप्त नहीं है? बकवास, उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने डांटते हुए कहा। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रत्येक महाद्वीप के मार्शल आर्ट अभ्यासी इस महाद्वीप के मार्शल आर्ट अभ्यासियों तक ही सीमित हैं? मुझे डर है कि सूर्य चंद्र संप्रदाय की 12 संयुक्त परीक्षाएं बहुत बड़ी हैं। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय एक खामी में फंस गया है।
अन्यथा ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो यह अभी भी सूर्य चंद्र संप्रदाय की अपनी समस्या है। अचानक सभी को एहसास हुआ, यदि इस मामले को ठीक से न संभाला गया होता तो सूर्य चंद्र संप्रदाय बहुत बड़ा अपराध कर देता। वीरगढ़ पक्ष को यह बात पता थी कि सैन्य अभ्यास के माध्यम से 12 संयुक्त परीक्षाओं में देरी करना बहुत शर्मनाक बात थी। हालांकि वीरगढ़ के पास कोई विकल्प नहीं था। समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हालांकि वह जानता था कि वह शर्मिंदा था, फिर भी उसे ऐसा करना पड़ा। आकाश में एल्डर रविराम और सैन्य कमांडर जमकर बहस कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें बंद कर दी गई थीं और बाहरी लोग विशेष बातें नहीं सुन सकते थे। यह नहीं चलेगा, बुजुर्ग रविराम ने कहा। यदि हम मैच में देरी करने के लिए इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो भले ही हम जीत जाएं, फिर भी हमारी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। सेनापति ने गहरी आवाज में कहा, बड़े भाई, अब संप्रदाय की गरिमा पर विचार करने का समय नहीं है, बल्कि हमारे धीरज साम्राज्य के भविष्य पर विचार करने का समय है। यदि सूर्य चंद्र संप्रदाय भी पराजित हो गया तो हमारे ड्रैगन महाद्वीप के मार्शल अभ्यासी कैसे पीछे रह सकते हैं? बुजुर्ग रविराम ने कहा, फिर भी 1 महीने की देरी करके वर्तमान स्थिति को बदलना असंभव है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी मार्शल कलाकारों ने प्रतियोगिता से पहले ही एकांत में साधना की थी। उनकी ताकत संतृप्त अवस्था में है और 1 महीना उन्हें अगले स्तर तक उन्नत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 1 महीना पर्याप्त नहीं है, बल्कि 2 महीने पर्याप्त हैं, कमांडर ने दृढ़ता से कहा। बुजुर्ग रविराम का दिल अचानक बैठ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे कुछ एहसास हो गया है, इसलिए उसने गुस्से से पूछा, क्या होगा अगर 2 महीने पर्याप्त नहीं है? कमांडर के चेहरे पर एक ठंडा भाव उभर आया जब उसने कहा, उस समय मेरी तुरुप की सेना सूर्य चंद्र पर्वत श्रृंखला को रक्त से नहला देगी। रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के अनुयायियों सहित एक भी दर्शक इस मैच को देखने से पीछे नहीं रहेगा। बुजुर्ग रविराम को केवल यह महसूस हुआ कि उनके हृदय में हड्डियों को छेदने वाली ठंडी हवा का झोंका आ रहा है। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, तुम वास्तव में ऐसे विचारों को आश्रय देने और हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय को ऐसी जगह रखने का साहस करते हो? बुजुर्ग रविराम क्रोधित हो गए। वह, जो हमेशा से ही सौम्य रहा था, ने पहले कभी ऐसा भाव नहीं दिखाया था। सेनापति ने ठंडे स्वर में कहा, उस समय स्वर्गीय शैतान धर्म पर दोष मरने में कोई बुराई नहीं है। अंदर की कहानी किसी को पता नहीं चलेगी। अंततः बुजुर्ग रविराम भड़क उठे और चिल्लाए, क्या मैं आपके साथ जिम्मेदारी पर चर्चा कर रहा हूं? आपकी नज़र में ये निर्दोष मार्शल कलाकार केवल उपकरण हैं जिन्हें इच्छानुसार बलिदान किया जा सकता है। कोई नहीं जानता था कि वे क्या बात कर रहे थे, लेकिन अयान ने सुन लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वह काले कपड़े वाले व्यक्ति का पीछा कर रहा था तो अयान ने सबूत के तौर पर एल्डर रविराम को एक बाज की आंख सौंपी थी। इस समय बाज की आंख एल्डर रविराम की आस्तीन में थी। सेनापति के शब्द सुनने के बाद अयान को केवल गड़गड़ाहट महसूस हो रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे तुरुप का पत्ता सेना का उपयोग करना पड़ा। ये पता चला कि वे यहाँ सैन्य अभ्यास के लिए नहीं आए थे, बल्कि सूर्य चंद्र पर्वत को खून से धोने के लिए तैयार थे। हास्यास्पद, यह मजाकिया है। जैसे ही दोनों पक्ष गतिरोध की स्थिति में पहुंचे, उसी समय एल्डर रविराम और सेनापति आकाश में जम गए। उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ कि एक बाहरी शक्ति ने पूरे सूर्य चंद्र पर्वत श्रृंखला को घेर लिया है। अनगिनत मार्शल कलाकारों ने इस प्रकार की शक्ति को महसूस किया और अनगिनत जोड़ी आंखें एक ही समय में आकाश की ओर देखने लगीं। आकाश में बड़ी संख्या में तैरते बादल चलने लगे और नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से वे एक चेहरे के रूप में संघनित हो गए जिसने आकाश को ढक लिया और सूर्य को भी ढक लिया। चेहरा सफेद बादलों से आकार ले चुका था और उसके चेहरे की विशेषताएं धुंधली थीं, लेकिन उसमें एक प्रकार की भयावह गरिमा थी। यह एक बूढ़ा आदमी है, कोई व्यक्ति सदमे में चिल्लाया। ये चेहरा देखकर सूर्य चंद्र संप्रदाय के सभी बुजुर्गों ने एक स्वर में सिर झुकाया। नमस्कार संप्रदाय गुरु। हेवेंस, दर्शकों के दिमाग में हलचल मच गई और वे चिल्लाने लगे, संप्रदाय मास्टर हाओरान, ओल्ड मैन तियानदाओ। बाहरी संप्रदाय के दर्जनों शिष्य, जिनमें सभी बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठ लोग भी शामिल थे, अपने चेहरों पर सम्मान के भाव के साथ एक साथ खड़े हो गए। ये बूढ़ा आदमी था। उन्होंने ड्रैगन महाद्वीप में मार्शल आर्ट की दुनिया की रक्षा के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे अनगिनत मार्शल कलाकार जो उनसे प्रेरणा लेते थे, स्वेच्छा से पीछे रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि ड्रैगन महाद्वीप में रघुवीर मौजूद हैं। कमांडर इन चीफ भी हैरान रह गए। उसने जल्दी से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, तो यह वरिष्ठ स्वर्गीय दाव है। इसलिए ये हमारे संप्रदाय गुरु हैं। अयान और अन्य लोगों ने एक साथ अपने सिर उठाए, उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। बाहरी संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि सूर्य चंद्र संप्रदाय के लोग भी अपने शेष जीवन में स्वर्गीय दाव वृद्ध पुरुष के वास्तविक स्वरूप को देखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। आज तो बहुत चहल पहल है। बूढ़ा आदमी तियानदाओ मंद मंद मुस्कुराया। उसकी आवाज़ बहुत कोमल थी, लेकिन वह सबके कानों तक पहुंचती थी। मैं पहले से ही स्थिति जानता हूं। मैंने जो देखा है उसके अनुसार 12 संयुक्त परीक्षाओं को जारी रखना बेहतर है। कमांडर इतना चिंतित था कि उसका माथा पसीने से भर गया था।
उसने एल्डर रविराम पर चिल्लाने का साहस किया, लेकिन वह स्वर्गीय दाओ ओल्ड मैन के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, चाहे कुछ भी हो। वह केवल कड़वाहट से कह सका, वरिष्ठ स्वर्गीय दाओ, ये मुझे डर है कि यह है। ओल्ड मैन तियान थोड़ा मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं सम्राट को खुद को समझाऊंगा। लेकिन लोग, कमांडर ने कठिनाई से कहा। स्वर्गीय दाओ बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और कहा, लोगों के दिलों को इस तरह संरक्षित नहीं किया जाता है। हमारे ड्रैगन महाद्वीप ने युगों युगों से अनगिनत कठिनाइयों और खतरों का अनुभव किया है। हम बच निकलने में सफल रहे, इसका कारण केवल क्रूर बल नहीं है। यदि हमारा सूर्य चंद्र संप्रदाय हार जाता है तो यह स्वर्ग की भी नियति है। इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा है तो मैं महान सम्राट से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगने तथा अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए स्वयं को 100 वर्षों के लिए कारावास में रहने को तैयार हूं। लेकिन मेरा मानना है कि हमारा सूर्य चंद्र संप्रदाय इतनी आसानी से विफल नहीं होगा। ये सुनकर सूर्य चंद्र संप्रदाय के असंख्य शिष्य फूट फूट कर रोने लगे। स्वर्गीय दाओ बूढ़े व्यक्ति ने बिना शर्त अपने शिष्यों पर भरोसा करना चुना और वह जेल में 100 साल की कीमत चुकाने के लिए भी तैयार था। इस बार सेनापति सचमुच अवाक रह गया, लेकिन उसके हृदय में उसने स्वर्गीय दाओ ओल्ड मैन की अत्यधिक प्रशंसा की। यदि कोई संप्रदाय गुरु अपने शिष्यों पर भी विश्वास करने में असमर्थ हो तथा उसका अपना हृदय भी स्थिर न हो सके तो उसे संप्रदाय गुरु कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने अपने अपार साहस का उपयोग सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यों के हृदय को दृढ़ बनाने के लिए किया। सूर्य चंद्र संप्रदाय, किसी ने चिल्लाकर कहा। इसके तुरंत बाद सभी लोग एक स्वर में चिल्ला उठे। 50 से अधिक बाहरी संप्रदाय के शिष्यों और असंख्य दर्शकों ने जोरदार जयकारे लगाए। सूर्य चंद्र संप्रदाय, सूर्य चंद्र संप्रदाय, सूर्य चंद्र संप्रदाय। आकाश में सफेद बादलों का चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया। उसके बाद एक दूर की और प्राचीन आवाज सुनाई दी जो पूरे आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। स्वर्ग नीला पानी को आशीर्वाद देता है और यह बहुत बड़ा है। ओल्ड मैन तियान का चेहरा गायब होने के बाद सभी लोग उत्साहित थे और सभी की हड्डियों में खून प्रज्वलित हो गया था। लानत है उसकी दादी के रंगीन चंद्रमा संप्रदाय पर। भले ही सूर्य चंद्र संप्रदाय हार जाए, ये पिता फिर भी अपने जीवन के बाकी समय के लिए रहेगा और अपनी मातृभूमि को कभी नहीं छोड़ेगा। ये सही है, यह मेरा गृहनगर है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मेरे गृहनगर की मार्शल दुनिया मजबूत है या नहीं। भाड़ में जाओ तुम, स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय। ड्रैगन महाद्वीप से बाहर निकल जाओ। ये सही है, यही भावना है। अयान को लगा जैसे उसका खून खौल रहा है। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। यह अनुभूति थी। इस भावना को अपनापन कहा जाता है। इसे कहते हैं प्रेरणा। उस क्षण सभी प्रतियोगी अपना डर भूल चुके थे और उनकी लड़ाई की मंशा राक्षसी थी। हा 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 हा, घाटी से एक जोरदार हंसी की आवाज आई। भीमराज ने अपनी दोनों बाहें फैला लीं और अहंकार से हंसते हुए कहा, दृश्य काफी मार्मिक है, लेकिन सिर्फ बातें करना बेकार है। चाहे आप नारे कैसे भी लगा लें, आप फिर भी कूड़े का एक ढेर ही रहेंगे। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। भीमराज और भी अधिक अहंकार से हंसे, अगर मैंने बाघ की गुफा में प्रवेश करने की हिम्मत की तो मैंने कभी जीवित बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन मरने से पहले भी मैं चैंपियनशिप जीतना चाहता हूं और तुम जोकरों को मारना चाहता हूं। आकाश में कमांडर ने काफी देर तक संघर्ष किया और अंततः अपने सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया। उन्होंने एल्डर रविराम से कहा, मुझे आशा है कि आप वीरगढ़ को निराश नहीं करेंगे। स्वर्गीय दाओ ओल्ड मैन को निराश न करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ज्वलंत सेना ने ज्वलंत बादलों को उत्तर की ओर धकेल दिया। और इस क्षण से सूर्य चंद्र संप्रदाय विश्वास के सबसे बड़े संकट में पड़ गया था। धीरज साम्राज्य के मार्शल चिकित्सकों की गरिमा पर जुआ, धीरज ओल्ड मैन के विश्वास पर जुआ। चाहे कुछ भी हो, उन्हें जीतना ही था। आगे है। आकाश में बुजुर्ग रविराम चिल्लाए। दिन की 10 लड़ाइयों के दौरान सभी ने बहुत कड़ी लड़ाई लड़ी और पर्दा आसानी से समाप्त हो गया। तीसरे दिन टॉप 50 अरेना टूर्नामेंट जारी रहा। टूर्नामेंट की प्रक्रिया लगभग आधी हो चुकी थी। आज की प्रतियोगिता में भाग लेने वाली अलीशा थी, जिसने 22वां स्थान जीता था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को भारी अंतर से हराया और सफलतापूर्वक शीर्ष 50 में पहुंच गईं। दोपहर में तीसरे मैच में जेम्स मंच पर दिखाई दिए। जेम्स का प्रतिद्वंद्वी एक काले वस्त्र पहने आदमी था। ये टूट गया है। अयान और अन्य लोगों का दिल बैठ गया। जब जेम्स ने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने दांत पीसते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हे भगवान, स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का एक अनुयायी अभी भी क्यों मौजूद है? श्रोतागण एक स्वर में चिल्ला उठे। कितने हैं? ये तीसरा मामला है जो सामने आया है। तीसरे स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के शिष्य के प्रकट होते ही सभी दर्शकों का आत्मविश्वास टूट गया। एक भीमराज तो पहले से ही इतना शक्तिशाली था और अब एक तीसरा शक्तिशाली व्यक्ति भी आ गया। सफेद तलवार संप्रदाय, जेम्स। जेम्स ने अपनी तलवार उठाई। काले कपड़े पहने वह आदमी दुबला पतला, टेढ़ी नाक वाला आदमी था।
उसका चेहरा हड्डियों की तरह पतला था, सूखे पेड़ की छाल की तरह। रंगीन चंद्रमा संप्रदाय, गौतम। पतली हुकनाक ने अपने संप्रदाय को सूचना दी। वास्तव में वे रंगीन चंद्रमा संप्रदाय से हैं। जेम्स ने दांत पीस लिए। जेम्स, अयान मैदान के किनारे पर पहुंचा और चिल्लाया, अगर तुम उसे हरा नहीं सकते तो अपने आप पर दबाव मत डालो। आप अभी ओरिजिन रिटर्न के दूसरे स्तर पर हैं, वह ओरिजिन रिटर्न के 5वें स्तर पर है। आत्मसमर्पण करना शर्मनाक नहीं है। जेम्स ने मुड़कर अयान की ओर मुस्कुराया। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। अरे, वह निश्चित रूप से आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अयान ने मन ही मन सोचा, वह बहुत चिंतित था। आओ प्रतियोगिता शुरू करें। रेफरी ने मैच का आदेश दे दिया। जेम्स ने अपनी तलवार की नोक गौतम की ओर तानते हुए कहा, मुझे अपना हथियार दिखाओ। गौतम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसका पतला चेहरा भूत जैसा लग रहा था। यह अत्यंत भयावह था। उसने कर्कश स्वर में कहा, यदि तुम मेरी तलवार देखना चाहते हो तो तुम्हें इसके बदले अपनी जान देनी होगी। अपनी तुरही स्वयं बजाओ। जेम्स ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथ में पकड़ी तलवार को नीचे गिरा दिया। एक अर्धचंद्राकार तलवार की रोशनी गौतम की ओर उड़ी, जो जमीन पर चिपक गई। इस तलवार के प्रहार की नींव बहुत ठोस थी और तलवार की चमक की ताकत काफी गहरी थी। हालांकि एकमात्र चीज जो पर्याप्त नहीं थी वह था राज्य। जब तलवार की रोशनी गौतम के सामने 10 मीटर तक उड़ी तो वह अचानक 2 भागों में विभाजित हो गई। ये किस प्रकार का युद्ध कौशल है? दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शक और मैदान के नीचे मैच देख रहे प्रतियोगी सभी दंग रह गए। हालांकि केवल कुछ सच्चे विशेषज्ञ ही बता सकते थे कि जेम्स की तलवार की रोशनी खुद से अलग नहीं हुई थी, बल्कि कट गई थी। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि यह वास्तव में ऐसा ही है। जेम्स की तलवार की रोशनी अलग होने के बाद वह दोनों ओर घूमी और अंततः अखाड़े की सतह पर जा गिरी। इस क्षण सभी लोग अपने सपनों से जाग उठे, उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। उसने जेम्स की तलवार की रोशनी को कैसे काट दिया? उन्होंने तो एक भी हरकत नहीं देखी है। अरे यार, ये हुकनाक तो बहुत तेज है। जेम्स ने ठंडी हवा में सांस ली और दांत पीस लिए। बुरा नहीं है, ये बहुत तेज है। इस चाल को पुनः आजमाएं। जैसे ही वह बोल रहा था, जेम्स ने पहले एक काट लिया। अर्धचंद्राकार तलवार की रोशनी उड़ गई, उसके बाद दूसरी और तीसरी तलवारें भी उड़ गईं। उसके पीछे की 2 तलवारनुमा रोशनियां शीघ्र ही पहली रोशनियों के बराबर पहुंच गईं और 3 तलवारनुमा रोशनियां एक त्रिकोण में बदल गईं। गौतम अभी भी भावशून्य था और अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर जेम्स की ओर बढ़ रहा था। त्रिकोणीय तलवार की चमक जल्दी से आ गई, लेकिन ये चुपचाप 10 मीटर की दूरी पर 6 खंडों में विभाजित हो गई। उन टूटी तलवारों की रोशनी गौतम के शरीर को छुए बिना ही उसके पास से गुजर गई। क्या चल रहा है? जेम्स ने सांस लेते हुए कहा, इस आदमी की गति बहुत तेज है। मैंने तो उसका हाथ भी हिलते हुए नहीं देखा है। उसने मेरी तलवार की रोशनी को काटने के लिए क्या प्रयोग किया? युआन क्यूई का उपयोग कर रहे हैं। जेम्स ने बलपूर्वक अपनी तलवार पकड़ ली और गौतम की ओर दौड़ा। गौतम चलता रहा। जब जेम्स उसके सामने 10 मीटर दौड़ा तो जेम्स की छाती से अचानक रक्त पुष्पों की एक माला उभरी। इसके तुरंत बाद वह आदमी हवा में उछला और पीछे की ओर उड़ गया। उसकी छाती को देखा तो उसके सामने का हिस्सा पहले से ही एक अजीब तलवार के निशान से कटा हुआ था और उसकी छाती पर तलवार का एक लंबा घाव था। कई प्रतियोगी दंग रह गए। 10 मीटर, ऐसा लग रहा था जैसे उनके 10 मीटर के दायरे में कोई अदृश्य अवरोध है और उस दूरी से कोई भी गुजर नहीं सकता। जेम्स, जल्दी से हार स्वीकार करो। जीतना असंभव है। आशीष ने भी मुंह सिकुड़ा और समझाया। जेम्स जमीन पर गिर पड़ा और वहीं लेट गया। वह दांत पीसकर मुस्कुराया, फिर ये कैसे हो सकता? अंत में उन्होंने अपने शरीर को भी नहीं छुआ और उन्हें हार माननी पड़ी। मैं इस व्यक्ति को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। मुझे पता है कि मैं जीत नहीं सकता, लेकिन मुझे कम से कम उसे छूना तो है। गौतम पहले ही वहां पहुंच चुका था और अभी भी जेम्स से 15 मीटर की दूरी पर था। जेम्स उछल पड़ा और चिल्लाया, मेरी यह चाल आजमाओ और देखो कि क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो। ऐसा कहने के बाद जेम्स का शरीर डगमगाया और वह अचानक 2 परछाइयों में बंध गया और बाएं से दाएं दोनों ओर फैल गया। ये है, अयान का दिल धड़का। आशीष ने कहा, ये जेम्स का तुरुप का पत्ता है, शैडो सेवरिंग। गौतम उन 2 अलग अलग छायाओं के प्रति उदासीन था। उन्होंने उदासीनता से कहा, तलवार, तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाना इसका सबसे बड़ा अपमान है। तुम तलवार के लायक नहीं हो। बोलते समय गौतम ने अपना दाहिना हाथ उठाया और तर्जनी अंगुली से एक आकृति की ओर इशारा किया। उसी क्षण वह प्रतिबिंब अचानक हवा में रुक गया। उसके बाद एक ची की ध्वनि आई। जेम्स प्रकट हुआ। उसकी दाहिनी कलाई एक अदृश्य तलवार से कट गई, जिससे उसका पूरा दाहिना हाथ ही कट गया। केवल 1/3 मांस अभी भी जुड़ा हुआ था। दूसरी ओर जेम्स की तलवार खनखनाती हुई ध्वनि के साथ जमीन पर गिर पड़ी। जेम्स, आत्मसमर्पण करो, अयान ने चिंतित होकर चिल्लाया। जेम्स जमीन पर पड़ा था, उसके दाहिने हाथ से खून बह रहा था।
उसने अपने बाएं हाथ से एक कदम आगे बढ़ाया और अपने दाहिने हाथ पर अपना लबादा लपेट लिया। उसकी आंखें गौतम की ओर घूरने लगीं और बोला, अरे अरे, तुमने कहा था कि मैं तलवार के लायक नहीं हूं। मेरी राय में यह आप ही हैं जो अपनी तलवार दिखाने से भी इनकार करते हैं। तुम योग्य नहीं हो। मेरा दाहिना हाथ अब काम नहीं कर रहा है। मेरा बायां हाथ अभी भी मेरे पास है। जेम्स ने अपने बाएं हाथ से जमीन से तलवार उठाई और गौतम की ओर दौड़ा। हालांकि इस बार उनकी दौड़ने की गति बहुत धीमी थी। गौतम ने अपना दाहिना हाथ उठाया और जेम्स की ओर तर्जनी दिखाते हुए कहा, छोड़ दो। छी! जेम्स की बाईं कलाई से बहुत तेजी से खून बह रहा था। उसके रक्तमांस से एक सफेद कंडरा बाहर निकल आया। ये चौंकाने वाला लग रहा था। तलवार एक आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। जेम्स! अयान की आंखें चिंता से लाल थीं। जेम्स के हाथ अपंग थे। वह जमीन पर लेट गया और हर्ष की ओर देखने लगा। वह बुदबुदाया, अगर ये तुम थे, आपको अवश्य देखना चाहिए। उसकी हरकतें देख रहे हो, है न? ये दुख की बात है कि मैं तुम्हारी गति नहीं है। हर्ष अपनी तलवार को अपने हाथों में थामे हुए अखाड़े के नीचे चुपचाप खड़ा था। हे, मेरे लिए इस तरह हार मानना असंभव है। जेम्स लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से मारा, जिससे उसकी युआन क्यूई से जूते टूट गए। इसके तुरंत बाद उसने तलवार की मूठ पर पैर रखा और अपनी युआन क्यूई का उपयोग करके तलवार को अपने पैरों के तलवों पर चिपका दिया। चलो, मेरी तलवार खाओ। जेम्स ने छलांग लगाई और अपने शरीर को तेजी से घुमाया, जिससे तलवार से एसेंट स्वॉर्ड क्यूई की वर्षा होने लगी। तलवारों की भारी वर्षा हुई, जो उससे 10 मीटर दूर थी और चुपचाप टूटकर बिखर गई। जेम्स ने दर्जनों तलवारें फेंकी और उनमें से दर्जनों चुपचाप कट गईं। उनमें से 100 से अधिक को काट दिया गया, लेकिन एक भी तलवार की रोशनी नहीं छोड़ी गई। इसे नीचे रखें। गौतम ने हाथ उठाकर इशारा किया। जेम्स का दाहिना पैर अचानक टूट गया। पू की आवाज के साथ उसका पूरा शरीर हवा से नीचे गिर गया और अखाड़े से 10 मीटर दूर लुढ़क गया। क्या मैं तुम पर थूक रहा हूं? जेम्स ने गंदे चेहरे और आंखों में आंसू लिए हुए अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाया। मैं बचपन से ही तलवारबाजी का अभ्यास करता रहा हूं। आपके पास ये कहने की क्या योग्यता है कि मैं तलवार पकड़ने के योग्य नहीं हूं? अगर मैं मर भी जाऊंगा तो तलवार से मरूंगा। चलो भी। जेम्स एक पैर से कूदा, उसके बाद उसका बायां पैर तलवार की मूठ पर चिपक गया और फिर वह गौतम की ओर बढ़ा। इस दृश्य को देखकर दर्शक स्तब्ध रह गए। किसी व्यक्ति को ऐसा निरर्थक हमला करने के लिए प्रेरित करने की इच्छाशक्ति कितनी प्रबल थी। पर्याप्त, बहुत हो गया। कुछ महिला दर्शकों के मुंह से आंसू बहने लगे, वे इसे और देखना बर्दाश्त नहीं कर सकीं। इसे नीचे रखें। गौतम ने अपना भयानक दाहिना हाथ पुनः उठाया। छी! प्रतिक्रिया स्वरूप जेम्स के बाएं पैर की नसें टूट गईं। लेकिन इस बार उसने अपनी तलवार जमीन पर नहीं गिरने दी। जैसे ही तलवार नीचे गिरी, जेम्स सचमुच हवा में कूद पड़ा और उसके दोनों हाथ और पैर टूट गए। वह दौड़कर नीचे गया और तलवार को अपने मुंह में दबा लिया। फिर वह जमीन पर उतरा और लगभग आधा कदम नीचे लुढ़क गया। हालांकि वह तलवार पहले ही टूट चुकी थी। केवल उसका कंधा और टूटी हुई तलवार का 1/3 से भी कम हिस्सा बचा था। उठते समय उसने अपने शरीर को सहारा देने के लिए अपने घुटनों और कोहनियों का प्रयोग किया। उसने तलवार मुंह में दबा ली, परंतु उसकी 2 आंखें गौतम की ओर स्थिर होकर देख रही थीं। जेम्स, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। अयान जेम्स के पीछे खड़ा हो गया और कांपती आवाज में बोला, हार मान लो। लड़ाई जारी मत रखो। जेम्स की दर्दनाक अभिव्यक्ति विकृत हो गई और उसके धूल भरे चेहरे पर आंसू की 2 धारियां रह गईं। वह रो तो नहीं रहा था, लेकिन उसके अंग टूट गए थे और उत्तेजित हो गए थे। मैं हार नहीं मान सकता। मैं कमजोर हूं, लेकिन कमजोरों में भी गरिमा होती है। अगर मैं आज अपनी तलवार छोड़ दूं, तो मैं वास्तव में इसे पकड़ने के लायक नहीं हूं। क्योंकि उसने तलवार की मूठ को काटा था, ये 2 शब्द स्पष्ट थे। हालांकि सभी ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। वहां मौजूद सभी प्रतियोगियों के चेहरे खिल गए। हालांकि इस समय उसकी टूटी हुई तलवार की मूठ पर दरारें दिखाई देने लगीं। फिर एक धमाके के साथ वह जमीन पर टुकड़ों में बिखर गया। इस दृश्य ने सभी के दिलों को दुखाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टुकड़ा खोदकर निकाल दिया गया हो। जेम्स, आशीष ने गहरी सांस ली। इस समय हर्ष की आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी। फिर उसने वह तलवार, जिसे उसने कभी अपने हाथों में नहीं छोड़ा था, अखाड़े में फेंक दी और कहा, मेरी तलवार का प्रयोग करो। जेम्स ने तलवार को अपने मुंह से काटा और स्पष्टता से कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हारी तलवार खोल दी जाएगी। हर्ष की पूरी तलवार किसी ने नहीं देखी थी, लेकिन इस बार हर्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें इसे बाहर निकालने का अधिकार है। जेम्स ने भारी स्वर में सिर हिलाया। उसने अपने शरीर को घुमाया और एक आवाज के साथ रहस्यमयी तलवार को म्यान से बाहर निकाला। यह एक बर्फीली तलवार थी। सूर्य के प्रकाश में यह हसीन चमक के साथ खिल उठा। गौतम पहले ही जेम्स के 12 मीटर की दूरी पर पहुंच चुका था। वह यहीं रुक गया और आगे नहीं बढ़ा।
इस समय उसने अपना सिर नीचे किया और जेम्स से कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। हालांकि मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करूंगा। तुम्हें सम्मान मिले और मेरी तलवार के नीचे मरो। जैसे ही वह बोल रहा था, गौतम के पास एक तेजी से घूमती हुई छाया प्रकट हुई, जिसके बाद हवा में तलवार की आवाज गूंजी। छाया धीरे धीरे गौतम के चारों ओर घूमने लगी और अपना आकार प्रकट करने लगी। ये वास्तव में एक लंबी तलवार थी। सभी प्रतियोगी एक कदम पीछे हट गए और आश्चर्य से गौतम के चारों ओर धीरे धीरे घूमती तलवार को देखने लगे। पता चला कि उसकी तलवार हमेशा से वहीं थी। बात बस इतनी थी कि वह उसके शरीर के चारों ओर बहुत तेजी से घूमता था, इतनी तेजी से कि कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता था। इस प्रकार गौतम ने अपने हाथ बढ़ाकर तलवार की मूठ पकड़ ली। अंततः उसकी तलवार प्रकट हो गई। जैसे ही गौतम ने तलवार पकड़ी, अचानक उनके चारों ओर एक अदृश्य आभा प्रकट हो गई। उस भव्य आभा के कारण प्रचंड हवा उठने लगी और अखाड़े की सतह पर घनी चींची ध्वनि उत्पन्न हो गई। कुछ ही देर में 10 मीटर के दायरे में जमीन पर तलवारों के हजारों निशान बन चुके थे। चलो भी, जेम्स ने तलवार पकड़ ली और गौतम की ओर झपटा। गौतम का शरीर अचानक गायब हो गया। जब वह दोबारा आया तो वह पहले से ही जेम्स के पीछे था और अभी अभी अखाड़े के किनारे पर पहुंचा था। इस समय वह उस आंदोलन को जारी रखे हुए था जिसे उसने अभी अभी समाप्त किया था। जेम्स, अयान और बाकी लोग आंखों में आंसू लिए चिल्लाए। जेम्स हल्के से जमीन पर उतरा और उसने अपनी कोहनी और घुटनों का सहारा लिया। हालांकि उसके पेट और पीठ पर एक तेज ची ध्वनि हुई और उसका मांस और खून अलग हो गया। जेम्स, जेम्स मत मरो। अयान और आशीष लगभग एक ही समय पर मैदान में पहुंचे। अयान चिल्लाया, उन्हें बचाओ। सब लोग, उन्हें बचाओ। अलीशा और अन्य लोग भी आगे बढ़े। उनमें से कुल 6 लोग थे जिन्होंने जेम्स की चोटों के इलाज के लिए हाउटियन शुद्ध युआन तकनीक का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर गौतम ने मुड़कर जेम्स के पेट की ओर देखा। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था और उसकी नज़र हर्ष की ओर जा रही थी। अभी अभी तलवार का ये वार जेम्स की कमर काटने के लिए काफी था। हालांकि किसी ने यह नहीं देखा कि एक अदृश्य तलवार के ब्लेड ने अचानक गौतम की तलवार को रोक दिया, जिससे जेम्स को अलग होने से रोका जा सका। इसी तलवार के वार से जेम्स की जान बच गई। इस समय रेफरी ने घोषणा की, इस मैच के विजेता प्रस्थान करें। जेम्स का बहुत अधिक खून बह गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अयान के अलावा उन 6 लोगों ने उसकी चोटों के इलाज के लिए हाउटियन शुद्धसार तकनीक का इस्तेमाल किया। तभी वह जीवित बच सका। हालांकि जेम्स की कमर लगभग कट गई थी। उन 6 को उसके शरीर में शुद्ध तात्विक ऊर्जा पहुंचाते रहना था। अन्यथा एक बार उनका कनेक्शन टूट गया तो जेम्स की मौके पर ही मौत हो जाएगी। आशीष, मेरे पास अभी भी मेरे स्टोरेज रिंग में एक टियर 3 कायाकल्प गोली है। जल्दी से इसे बाहर निकालो ताकि जेम्स खा सके। अलीशा ने जल्दी से कहा। कायाकल्प गोलियां आमतौर पर दूसरे दर्जे की शुरुआती स्तर की गोलियां थीं। मध्यवर्ती और उच्च स्तरीय गोलियों तक पहुंच पाना पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। यहां तक कि अगर अयान व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करता तो भी वह उन्हें अधिकतम द्वितीय श्रेणी की शीर्ष स्तरीय गोलियों तक ही विकसित कर सकता था। ये प्रश्न नहीं था कि इसका अभ्यास करना कठिन था या नहीं, बल्कि कायाकल्प गोली का ग्रेड स्वयं दूसरे ग्रेड तक ही सीमित था। यही कारण था कि तीसरे ग्रेड की कायाकल्प गोली होना इतना मूल्यवान था। लेकिन इस समय अलीशा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। आशीष ने जल्दी से गोली निकाली और जेम्स को खिला दी। जेम्स के पास गोली को स्वयं परिष्कृत करने की क्षमता भी नहीं थी, इसलिए मदद की जिम्मेदारी आशीष पर आ गई। कायाकल्प गोली का असर शुरू होने के बाद जेम्स की कमर, जो लगभग कट गई थी, तेजी से ठीक होने लगी और उसके भयंकर घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे। सौभाग्य से इस तलवार के वार से मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट नहीं आई। अयान ने जेम्स के घावों को देखा और कहा, नहीं तो करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। 10 मिनट बाद अयान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जेम्स का जीवन स्थिर हो गया है। चलो उसे नीचे ले चलते हैं। जेम्स की धुंधली चेतना धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। उसने हर्ष की ओर देखा और कमजोरी से कहा, मुझे माफ कर दो। आखिर में मैं अभी भी गौतम के शरीर को छूने में असमर्थ था। हर्ष ने कहा, अपनी साधना के साथ इस स्तर तक पहुंच पाना पहले से ही आश्चर्यजनक है। यद्यपि जेम्स ये लड़ाई हार गया था, लेकिन उसने सभी का सम्मान जीत लिया था। यह एक लोहे की हड्डी वाली लड़ाई थी। कुछ ही दूरी पर भीमराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जोर से हंसते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, तुम सब कूड़ा हो। तुम में से कोई भी लड़ नहीं सकता। अयान ने दांत पीसते हुए कहा, मैं उस कमीने को देर सबेर मार डालूंगा। इस समय दूसरे क्षेत्र में दूसरी लड़ाई भी समाप्त हो चुकी थी तथा आज दोपहर को होने वाली तीसरी लड़ाई की तैयारी हो रही थी। जैक ने कहा, अब मैदान में प्रवेश करने की मेरी बारी है। जेम्स का ख्याल रखना और मेरी जीत की खबर का इंतजार करना। अयान और अन्य लोग जेम्स को इलाज के लिए सन मून सेक्ट में भेजने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जेम्स ने जाने से पहले वहीं रुकने और जैक का मैच देखने पर जोर दिया। चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूँ। अयान, मुझे बैठने में मदद करो। मैं यहीं रहना चाहता हूँ और अपने भाइयों का उत्साहवर्धन करना चाहता हूँ। जेम्स ने कहा।
अलीशा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपकी जान तो बच गई, लेकिन अगर आप पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 दिन और 1.5 महीने तक आराम करना होगा। परिणामस्वरूप जेम्स ने जाने से इनकार कर दिया। हर कोई उसे चुटकी नहीं काट सकता था, इसलिए वे केवल वही कर सकते थे जो वह चाहता था। वहां पर जैक पहले से ही प्रकट हो चुका था। उसका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में काले कपड़े पहने एक व्यक्ति था। ये दृश्य देखकर दर्शकों का दिल और भी भारी हो गया। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के शिष्य पुनः प्रकट हुए। चिंता मत करो, जैक की ताकत साधारण नहीं है, अलीशा ने कहा। अगर आप इसे सच्ची ताकत मानते हैं तो मुझे लगता है कि जैक को ऋतिक के नीचे नहीं होना चाहिए, या ऋतिक से भी ज्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए। अयान अब भी इस बात पर विश्वास करता था। हालांकि जैक भी 3 महान मूल के अंतिम चरण में था। जब तक वह अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करता तब तक सबसे बुरा ऋतिक के बराबर होता। जहां तक जैक के दुश्मनों की बात है तो वे भीमराज जितने शक्तिशाली नहीं होंगे, है ना। इस समय जैक का प्रतिद्वंद्वी पहले से ही उसके सामने खड़ा था। उस व्यक्ति का चेहरा काले हुड की छाया में ढका हुआ था और फिलहाल वह अपना चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। अयान ने तुरंत अपने दिल में विश्लेषण किया। रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के 5 काले वस्त्रधारी पुरुषों में से 3 पहले ही प्रकट हो चुके थे। ये चौथा था। प्रथम भीमराज के पास एक शुद्ध राक्षसी पशु से भी अधिक शारीरिक शक्ति थी। दूसरे एकबाल के पास युआन क्यूई को नियंत्रित करने की एक अनोखी क्षमता थी। जैसे ही वह किसी व्यक्ति के शरीर को छूता वह फट जाता। तीसरे गौतम के पास भयानक तलवार शक्ति थी और उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। उन तीनों में से किसी में भी बाकी लोगों जितनी ताकत नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था कि हर कोई भीमराज की तरह नहीं था, जो अपने परिवर्तन का उपयोग लड़ाई के लिए कर रहा था। तो फिर इस चौथे व्यक्ति की ताकत की विशेषताएं क्या थीं? जैक, सावधान रहो, उनकी शक्ति असंख्य और विचित्र है। वे प्रायः अचंभित रह जाते हैं। अयान अखाड़े के नीचे खड़ा हो गया और गहरी आवाज में बोला, अपनी चौकसी कम मत करो। जैक ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैंने पहले ही 3 स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के बदमाशों की लड़ाई देखी है। मैं लापरवाह नहीं रहूंगा। बोलते हुए जैक ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे, लड़ाई शुरू होने वाली है। क्या तुम अपना चेहरा नहीं दिखाओगे? इस समय काले कपड़े वाले आदमी ने धीरे से अपना हुड उतार दिया। जब उसका चेहरा सामने आया तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यह आप है। अयान और अन्य लोग तुरंत क्रोधित हो गए। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कबीर था। कबीर। कुछ ही दूरी पर अजय और नीरज ने एक दूसरे को देखा। उनमें से किसी को भी यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि वे क्या देख रहे थे। अजय ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दांत पीसते हुए बोला, कबीर, आप क्या फालतू कर रहे हैं? क्या आप भी रंगीन चंद्रमा संप्रदाय से हैं? कबीर मंद मंद मुस्कुराया। उनके सुंदर और असाधारण चेहरे पर अभूतपूर्व शांति थी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मैंने सभी को निराश कर दिया है। जिस क्षण कबीर ने अपना हुड उतारा, ऐसा लगा जैसे वह एक अलग व्यक्ति में बदल गया हो, जिससे सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अपनी पहचान खोने वाले हैं। क्या यह अभी भी वही छोटा सा अभागा आदमी था जो सत्ता तक पहुंच गया था? क्या वह अब भी वही काया था जिसे अलीशा ने थप्पड़ मारा था लेकिन उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की? क्या यह अभी भी वही परेशान करने वाली मक्खी थी जो श्रुति का पीछा कर रही थी? कबीर, लानत है तुम पर, अजय ने गुस्से से कहा, तुम्हें पालने में मेरी मेहनत बेकार गई। आप वास्तव में सूर्य चंद्र संप्रदाय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? पहचान? कबीर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पहचान के बारे में जो कुछ भी तुम जानते हो वह सब झूठ है। मैंने जानबूझकर खुद को एक ऐसे तुच्छ व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जो दूसरों को डराने धमकाने से सावधान और भयभीत रहता है। इसका उद्देश्य आपके करीब आना और सूर्य चंद्र संप्रदाय की मार्शल आर्ट तकनीकों की विशेषताओं को समझना है। जब अयान और अन्य लोगों ने ये सुना तो उनके दिल पहले ही ठंडे हो चुके थे। कबीर एकमात्र काले वस्त्रधारी व्यक्ति थे जिन्होंने सूर्य चंद्र संप्रदाय में घुसपैठ की थी। उन्होंने न केवल सूर्य चंद्र संप्रदाय की मार्शल आर्ट की विशेषताओं को समझा था, बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनका अभ्यास भी किया था। सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यों की ताकत को कबीर से बेहतर कोई नहीं जानता था। तो नीरज ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप न केवल अपना चरित्र बल्कि अपनी ताकत भी छिपा रहे हैं, है ना? कबीर ने सिर हिलाया और कहा, होशियार। जब उन्होंने ये कहा तो सबके दिलों पर अंधकार छा गया। अजय की ताकत को कबीर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था, लेकिन कबीर ने फिर भी अपना शांत आत्मविश्वास बनाए रखा, जिसका मतलब था कि उसने अजय को, जो संभावित रैंकिंग में पहले स्थान पर था, अपनी नजरों में नहीं रखा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह एक तरफा कुचलने वाली परीक्षा होगी। हालांकि कोई है जिसने मेरी रुचि जगाई है। मुझे बताइए कि यह संयुक्त परीक्षा शानदार होगी। ये सुनकर श्रोतागण तुरंत उत्साहित हो गए। क्या वह अजय है? वह बड़े भाई अजय के बारे में बात कर रहे होंगे, जैसा कि वरिष्ठ भाई अजय से अपेक्षा थी।
यहाँ तक कि स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के लोगों ने भी वरिष्ठ भाई अजय की शक्ति को स्वीकार किया है। हाँ, तो उनके पास डरने के लिए लोग हैं। इस बार हम अंततः कुछ आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। शायद वरिष्ठ भाई अजय हमें विजय की ओर ले जा सकें। इस समय कबीर ने पलट कर कहा, अयान, मैं वास्तव में तुमसे लड़ने के लिए उत्सुक हूं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा मैदान शांत हो गया। क्या? उसने कहा, कौन? अयान। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के शिष्यों को जिस व्यक्ति की परवाह है, वह वरिष्ठ भाई अजय नहीं होना चाहिए? कबीर की बात सुनकर सबकी नजर अयान पर पड़ी। ओह, नीरज की ने कहा, कबीर जिस व्यक्ति की सबसे अधिक परवाह करता है, वह वास्तव में अयान है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अजय ने गुस्से से कहा, कबीर, क्या आपने गलत व्यक्ति को देखा? मैं ही हूं जो तुम्हें हराना चाहता हूं। मैं नंबर 1 विशेषज्ञ हूं। कबीर ने अजय को नजरअंदाज किया और सीधे अयान की ओर देखा। उसने अपने होंठ चाटते हुए कहा, अयान, मैं तुमसे लड़ने के लिए उत्सुक हूं। शुरू से ही मुझे पता था कि तुम उनसे अलग हो। मैं जानता हूं कि आपकी ताकत बहुत गहराई में छिपी हुई है। अयान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या शानदार प्रदर्शन है। आप जानते हैं कि मैं कोई ऐसा कूड़ा नहीं हूं जिसे आसानी से धमकाया जा सके, लेकिन आपने मेरी सतर्कता कम करने के लिए मुझे 3 बार और 4 बार उकसाया है। इंतजार। अचानक अयान की आंखों से क्रोध का गोला फूट पड़ा। तो श्रुति पर घात लगाने वाला व्यक्ति था। कबीर मंद मंद मुस्कुराया, मैंने इसकी व्यवस्था की है। क्या आपको लगता है कि उस रात ड्रंकन ड्रीम पवेलियन में मेरा शो अच्छा था? क्या ये सचमुच आपके लिए ही था? क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता था कि अलीशा और अन्य लोग किनारे पर थे, लेकिन फिर भी मैंने आपसे लड़ने के लिए खुद को अपमानित किया? सब कुछ प्रकाश में आ गया था। कबीर हर धनवान महिला पर विशेष ध्यान देते थे। वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि अलीशा की मौजूदगी में अयान को उकसाए और उसका अपहरण कर ले? क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि श्रुति उस रात शराबी स्वप्न मंडप में बाहरी संप्रदाय के दूतों का मनोरंजन करेगी। उसने केवल श्रुति के खिलाफ साजिश रचने के लिए अयान की उत्पत्ति का इस्तेमाल किया। उसे समय की अच्छी समझ थी। पहले तो उसने हंगामा मचाया और फिर अलीशा का गुस्सा भड़का दिया। जब अलीशा ने उसे पीटा तो उसने ऐसा दिखावा किया कि वह जवाबी हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। जब प्रहसन समाप्त होने वाला था तो श्रुति वहां से गुजरी। श्रुति के चरित्र के अनुसार वह निश्चित रूप से अयान को दोष नहीं देंगी। जब तक वह अयान और कुछ सफेद कपड़े पहने विशेषज्ञों के साथ ड्रंकन ड्रीम पवेलियन से बाहर निकल जाएगी, जिनका वह गुप्त रूप से इंतजार कर रही थी, वह श्रुति को छीनने में सक्षम होगी। कबीर ने कहा, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम श्रुति को बचा पाओगे। इससे हमारी समग्र योजना बाधित होगी। कमीने। अयान ने मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से से बोला, बड़ी बहन श्रुति तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखती थी। भले ही आपने उसे धमकाने के लिए उसके धर्म भाई के नाम का इस्तेमाल किया हो, फिर भी उसके पास आपको तोड़ने का दिल नहीं था। तुम वास्तव में उसे मरना चाहते थे। ये सुनकर अलीशा आश्चर्य से अयान की ओर देखने लगी। उसकी आंखें थोड़ी दुखी थीं। कबीर ने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरे लिए सब कुछ एक उपकरण मात्र है। अधिक से अधिक वे तो बस शतरंज के मोहरे हैं, जिनकी बलि कभी भी दी जा सकती है। ये शब्द सुनकर श्रोताओं में श्रुति के चेहरे पर अत्यंत उदासी छा गई। ठीक है। कबीर गौतम ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, जो तुम जानना चाहते हो उसे समझाने में मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया है। अयान, मैं वास्तव में तुमसे लड़ने के लिए उत्सुक हूं। तुम्हें बीच रास्ते में भीमराज और अन्य लोगों से नहीं मिलना चाहिए और उनके द्वारा मारा नहीं जाना चाहिए। जहां तक रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का सवाल है, अखाड़े के पास बैठे रेफरी ने प्रतियोगिता शुरू होने की घोषणा नहीं की थी। कबीर ने अपनी बात समाप्त करते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, कृपया प्रतियोगिता के दोनों पक्षों की तैयारी कर लें। अब मैं घोषणा करता हूं कि प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होगी। वह कमीना कबीर। अजय की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने वास्तव में मुझे नीची नज़र से देखने की हिम्मत की। मैं नंबर 1 विशेषज्ञ हूं। वह वास्तव में किसी अयान के खिलाफ लड़ने की उम्मीद कर रहा था। उसने वास्तव में अपने कुत्ते की आंखों को अंधा कर दिया। लेकिन यह अच्छी बात है। मैं कबीर को वह ताकत दिखाऊंगी जिसने उसे चौंका दिया था और उसे बताऊंगी कि मुझे कम आंकने का क्या परिणाम होगा। इस समय जैक पहले से ही कबीर के सामने खड़ा था। जैक ने एक अजीब कदम उठाया और कबीर के पास जाने लगा। अरे, मेरी परीक्षा पास होने के बाद चलो सोचते हैं कि अयान से कैसे निपटना है। शर्त यह है कि आप मुझे हरा सकें। जैक के कदम बहुत अजीब थे। वह न तो सीधी रेखा में चलता था और न ही तेज गति से चलता था। इसके बजाय उसके पैर हमेशा जमीन पर वृत्त बनाते रहते थे। उनका शरीर बाईं और दाईं ओर चक्कर लगाता था, जिससे लोगों को एक प्रकार का अनिश्चित दृश्य अनुभव होता था। ऐसा लग रहा था कि जैक की परछाई धुंधली होती जा रही थी। धीरे धीरे जैक के पीछे कई परछाइयां दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे 7-8 लोग पंक्ति में खड़े होकर एक साथ चल रहे हों। वे छायाएं हर समय जैक का पीछा करती रहती थीं। वह जितना भी कदम उठाता, जैक के असली शरीर के पीछे एक और छाया होती। तुम लॉन्ग गैंग स्टेप्स। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सिर हिलाया।
क्या आप मेरी चाल ढाल की तकनीक जानते हैं? जैक दंग रह गया, मैं पहली बार इसका प्रयोग कर रहा हूँ।